मैं ऑडिबल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रणाम मोहित जी। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ स्क्रीन भी दिख रही है और आवाज भी आ रही है ना। मेरा कैमरा ठीक से दिखे या नहीं दिखे, दैट शुड बी फाइन। बहुत सारे बच्चों ने कल डाउट्स पूछे, तो अच्छी बात है ना। पोर्टल पे भी काफी सारे डाउट्स आए थे। मुझे पिंग भी किए, और एक अच्छी बात यह है, मैं देख रहा हूँ मोर एंड मोर बहुत सारे लोग जो डाउट्स पूछ रहे हैं उसमें एफर्ट भी दिख रहा है। लोग वीडियो बनाकर दे रहे हैं प्रॉपर कि क्या डाउट है, क्या एक्सप्लेनेशन है। जैसे एक डाउट था पोर्टल पे जो मेरे को समझ नहीं आया, बहुत बहुत थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ था डाउट के लिए ना। तो थोड़ा सा आपको भी जो अपना कोड है वो देना चाहिए, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिस भी तरह से आपको लगे। लिखना बेहतर है, वीडियो बनाना बेहतर है, स्क्रीनशॉट्स लेना बेहतर है। जो भी आपको लगे कि आप कर सकते हैं टू मेक इट क्लियर, तो दैट वुड बी गुड। राहुल सिनकर जी पूछ रहे हैं, वन ऑफ द एक्स एम्प्लॉय ऑफ गूगल सेड ऑन यूट्यूब दैट लिंक्डइन इज मस्ट टू शो ऑफ योर लर्निंग पोस्ट every now and then make a good connection, make good connections in your learning journey. What's your take on it? चलिए, 1 मिनट, इतने बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इतने आ, राहुल सिनकर जी की बात का जवाब दे देते हैं। देखिए, राहुल सिनकर जी पूछ रहे हैं कि क्या लिंक्डइन को एक्टिवली यूज करना चाहिए, क्या उस पर अपनी लर्निंग जो आप कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं उसको पोस्ट करना चाहिए, कंटिन्यूअसली वहाँ कनेक्शंस बनाने चाहिए, क्या उससे कोई फायदा होता है या नहीं। देखिए, इन जनरल अगर कोई मुझे पूछे कि मैं इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करूं या लिंक्डइन पे टाइम स्पेंड करूं, राइट, तो आई वुड से कि आप लिंक्डइन पे कर लो। बट मोर एंड मोर दीज डेज व्हाट इज हैपनिंग इज, आई नो इंटरनल न्यूज फ्रॉम लिंक्डइन टीम्स ऑल्सो। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है जो माइक्रोसॉफ्ट में लिंक्डइन में काम करता है। लिंक्डइन की टीम एक्चुअली जब मैं काम करता था तो हमारे बगल में ही बैठती थी, तो वहां से भी हमको कुछ कुछ सुनने के लिए मिल जाता था, समझने के लिए मिल जाता था कि लिंक्डइन में क्या हो रहा है। जिन लोगों को नहीं पता, लिंक्डइन इज ऑल्सो अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, है ना। मतलब इनिशियली अलग होता था बट माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर्ड इट। तो वहां पर भी अभी ये बहुत अच्छा पुश है कि हमको जो लिंक्डइन है उसको और ज्यादा विजुअल बनाना है ना। तो आप देखेंगे कि लोग पहले, अगर जो लिंक्डइन के यूजर हैं, कि पहले जो टेक्स्ट वाले पोस्ट बहुत ज्यादा चला करते थे। इस बीच जरा बाकी लोग कैमरे भी ऑन कर लीजिएगा, इतने क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, अभी 2 ही कैमरे मेरे को ऑन दिख रहे हैं, है ना। फिर लोग बाद में ये भी बोलते हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में कम आ रहा है। भाई, जब क्लास में पैर ऊपर करके बैठोगे या बेसिकली इंसान की तरह पढ़ाई नहीं करने की कोशिश करोगे तो समझ में कम ही आएगा, है ना। जब ये लग रहा है पढ़ाई पढ़ाई करते हुए भी कि बस कोई देखे ना तो सही है, चल जाएगा काम, तो कम समझ में कम आएगा। अगर बेसिकली नहीं कर सकते हैं तो कोई कंपल्शन नहीं है, बट कोशिश करिए, अगर कर ले तो अच्छा है। मैं लिंक्डइन की बात कर रहा था, तो लिंक्डइन पे बस मैं बता दूं कि मोर एंड मोर वो भी आपको कुछ दिनों में लगेगा कि इट हैज बिकम मोर विजुअल। जो लोग फोटोज पोस्ट कर रहे हैं, वीडियोज पोस्ट कर रहे हैं, उनको ज्यादा रीच मिलेगा, उनके पोस्ट ज्यादा दूर तक जाएंगे और बाकी लोगों के कम जाएंगे, है ना। जो आप नॉर्मली अगर टेक्स्ट पर अपनी लर्निंग पोस्ट कर रहे हैं, कुछ इन जनरल पोस्ट कर रहे हैं, मेरी एक्सपीरियंस में मैंने कभी भी लिंक्डइन पे एक्टिवली ना पोस्ट किया है ना देखा है। मुझे पता नहीं, आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे भी मुझे आजकल रिक्वेस्ट भेजते हैं। मैंने अभी अपने, मैं एक टू डू लिस्ट यूज करता हूँ, तो मैंने उसमें हर 15 दिन में एक बार डाला हुआ है कि 15 दिन में जाओ और जो भी बच्चों के, जिन भी लोगों के बेसिकली कनेक्शन रिक्वेस्ट हैं उनको एक बार एक्सेप्ट कर लो। बट मैंने अपने पूरे करियर में भी मैं लिंक्डइन उस तब खोल कर देखता था जब मुझे जॉब स्विच करना हो, है ना। तो वो 2 साल में, 3 साल में एक बार होता था। आप वहां पर ऑन कर लीजिए कि हाँ मेरे को, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, है ना। जो सबको नहीं दिखे, रिक्रूटर्स को दिखे या जो भी, आपको जॉब मिल जाए, उसका बाद फिर टाइम स्पेंड करना बंद कर दें। तो देखिए, मेरा तो ऐसे ही मानना है कि सोशल मीडिया चाहे जो भी हो, एक पॉइंट के बाद आप उस पर टाइम वेस्ट ही करते हैं, है ना। लिंक्डइन पे भी यू कैन वेस्ट इनफ ऑफ योर टाइम, बट अभी अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा आप उस पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट बस ये मत देखिए किसी ने क्या पोस्ट किया, मैं क्या पोस्ट करूं। जो आप देखने गए हैं वहां पर जॉब पोस्टिंग्स, वो देखिए और अपना काम आगे बढ़ाइए, बस, है ना। अपना प्रोफाइल ऑब्वियसली, लिंक्डइन जो है वो एक अच्छा एक्सटेंडेड रेज्यूमे है। रेज्यूमे जनरली आप कोशिश करते हैं कि एक पेज में बनाया जाए, है ना। अब एक पेज में बहुत सारी चीजें आप फिट कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको शॉर्ट में फिट करनी पड़ेंगी, डिटेल्स नहीं दे पाएंगे। तो आपको ऐसे में क्या करना है, लिंक्डइन पर आप हर चीज भर भर कर लिख सकते हैं। अपने रेज्यूमे में लिंक्डइन का लिंक डालिए,
कोई अगर इंटरेस्टेड है, किसी के पास उतना टाइम है, तो वो आपके रिज्यूमे से लिंक्डइन पर आ सकता है, थोड़ा डिटेल में देख सकता है आपने और क्या क्या किया है ना। तो यहाँ पर मैं बात एंड कर देता हूँ। 5 मिनट हमारे निकल भी गए हैं, तो शुरू करते हैं जो हमारी क्लास है, जो हमने कल कंटिन्यू करेंगे, जो हम कल पढ़ रहे थे, विच वॉज ग्रिड, है ना। तो फ्रैक्शनल यूनिट्स हमने कल पढ़ लिया था, है ना, किस तरह से हम फ्रैक्शनल यूनिट्स में क्या करेंगे। बेसिकली आप जो भी डिफाइन कर रहे हैं, जो भी आपका टोटल साइज होगा, उसको आप फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, और होगा ये कि टोटल साइज जो है उसको किस तरह से डिवाइड कर लेगा, जितने भी हिस्से आपने दिए हैं पहले उन सबको ऐड करेंगे। जैसे यहाँ हमने एग्जांपल लिया था 1 फ्रैक्शन 2 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन, तो होगा ये कि ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, है ना, और उसके बाद इसको एक पार्ट देगा, इसको 2 पार्ट देगा, सेकंड कॉलम को, थर्ड कॉलम को फिर से एक पार्ट देगा। तो ये हल्का सा बस रिवीजन था फ्रैक्शन यूनिट्स का। अब इसके बाद हम देखेंगे आज का जो हमको सबसे पहला चीज देखना है, जिससे एक्चुअली रिलेटेड लोगों ने हमसे डाउट्स भी पूछे थे, जो कि है मिन मैक्स फंक्शन, है ना। मिन मैक्स फंक्शन क्या है? तो देखिए, अगर आप देखेंगे, ये पहली बात तो मिन मैक्स फंक्शन अगेन कहाँ रिलेटेड है, कहाँ पर हमको यूज करना है। ये हमको यूज करना है जहां हम टेम्पलेट बना रहे हैं वहां पर। देखिए, कल हमने बात की थी, एक्चुअल जो यूजेज होगा वो ग्रिड आइटम्स के अंदर होगा, है ना। बट जहां टेम्पलेट आप डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब आप डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा ग्रिड किस तरह का होने वाला है। जहां पर हम ये डिफाइन कर रहे थे कि ग्रिड किस तरह का होने वाला है, इसमें भी हमने इससे पहले क्या देखा था। हमने देखा था कि हम बेसिकली जो ओवरफ्लो रोज हैं उनको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कि जैसी जो ऐड होंगी बाद में उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर सेम कॉलम को या सेम रो को मैं साइज जो है वो कांस्टेंट डिफाइन नहीं करना चाहता। अभी तक हमने फ्रैक्शनल में देखा कैसे करेंगे, पिक्सल में देखा, परसेंटेज में देखा, बट वो वैल्यू जो है वो फिर भी फिक्स्ड थी, है ना। अब आप यहाँ क्या डिफाइन कर पाएंगे, अगर आप मिन मैक्स यूज कर रहे हैं, तो यू कैन डिफाइन मेरा मिनिमम या मैक्सिमम। अब वो अगर रोज है तो वो हाइट हो जाएगा, है ना, अगर वो कॉलम्स है तो वो विड्थ हो जाएगा। तो पहले एक बार इसको यूज करके देखते हैं, तब समझेंगे इसका और क्या मतलब है। तो अगर हम मिन मैक्स की बात कर रहे हैं, आ, ये हमारा कल वाला कोड है। एक काम करते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं ना, ताकि कल वाले कोड से और छेड़छाड़ ना हो। इसका नाम हम रख लेते हैं, मान लीजिए इंडेक्स, है ना। कल वाले को कर देते हैं बंद, एंड इसको कर लेते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। अच्छा, ये शायद किसी और ब्राउजर में खुल गया है, गिव मी 1 सेकेंड। हमको इस ब्राउजर में खोलना है ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये खुल गया हमारा ग्रिड जो हमने कल देखा था। तो अभी हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हमने यहाँ पर बोला कि भाई आप मिन मैक्स डिफाइन कर सकते हैं, रादर देन कांस्टेंट डिफाइन करने के आप मिन मैक्स डिफाइन कर दीजिए। तो मान लीजिए जहां हमें ये 50 पिक्सल 50 पिक्सल 50 पिक्सल मैंने रो के लिए डिफाइन किया है, कॉलम के लिए हमने बोला है 1 FR 1 FR 2 FR, यानी ये फ्रैक्शन हमने डिफाइन किए हैं। मान लीजिए जो बीच वाला है, या पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हम फिर से फिक्स कर देते हैं। तो मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, इसको मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, एंड इसको भी मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल। हम क्या बना रहे हैं, स्क्वायर टाइप का एक जो हमारा ग्रिड है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ जो ऑटो रोज हमने बोला है, या ऑटो कॉलम्स जो हमने बोला है, इनको भी हम क्या कर देते हैं, 50 पिक्सल कर देते हैं। तो देखिए अब क्या हो गया, हमने बोला आप बेसिकली नए रोज ऐड करेंगे, नए कॉलम्स ऐड करेंगे, जो भी आप करेंगे। इस कॉलम को भी अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो क्या होगा, नए रोज ही ऐड करेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब देखिए हमने क्या बोला है, हमने बोला है मेरे सारे रोज सारे कॉलम्स क्या होंगे, 50 पिक्सल के होंगे, है ना। तो मेरे सारे रोज सारे कॉलम्स इस समय किस साइज के हैं, 50 पिक्सल के हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, मेरा जो बेसिकली मेरा जो ग्रिड है इसके साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क कब पड़ेगा, अगर मैं इसको और ज्यादा छोटा करने की कोशिश करूँ, मेरा ब्राउजर इससे ज्यादा छोटा होगा नहीं। हम रेस्पॉन्सिव में भी जाके देख सकते हैं, उससे ज्यादा आप छोटा करेंगे तो ये थोड़ा कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, उसके बाद ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना। बट अगर मैं यहाँ पर ये डिफाइन कर दूं कि यार ये जो बीच वाला 50 पिक्सल है ना, इसको मैं कर देता हूँ मिन मैक्स। मैं बोल रहा हूँ मिन मैक्स, यानी मिनिमम 50 पिक्सल होना चाहिए, और मान लीजिए मैं डिफाइन कर दूं मैक्सिमम 150 पिक्सल होना चाहिए, है ना। तो देखिए अब क्या हुआ, ये जो रो है सेकंड रो, ये क्या हो गया, 150 पिक्सल का हो गया। थोड़ा सा अगर हम इसको यहाँ के बजाय कॉलम में यूज करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। 50 पिक्सल, बेसिकली कॉलम्स में साइज देखना थोड़ा सा आसान होता है। तो देखिए क्या हुआ, हमने डिफाइन कर दिया कि बेसिकली जो कॉलम्स है वो क्या होना चाहिए, 50 पिक्सल। एक सेकेंड, हमने क्या गड़बड़ की है। अच्छा, क्योंकि ये बेसिकली इसका जितना साइज है, अभी ये जो मिनिमम साइज है जिसमें इसका काम हो रहा है उतना ही ले रहा है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको बाकियों को फ्रैक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं बोलता हूँ ये 1 फ्रैक्शन होगा, ये भी 1 फ्रैक्शन होगा, और ये मैक्सिमम को भी मैं क्या कर देता हूँ, मान लीजिए 1 फ्रैक्शन कर देता हूँ। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला है मिनिमम 50 पिक्सल होगा, या मिनिमम मान लीजिए इसको 150 पिक्सल बोल देते हैं ताकि और थोड़ा बड़ा हो जाए।
तो देखिए जब ज्यादा बड़े हैं तो 2, 3 एंड 4 सबका साइज बराबर आ रहा है। बट जब मैं इनको छोटा करना शुरू करूंगा, है ना, अभी मेरा काफी जूम पर है, जब मैं इनको छोटा करना शुरू करूंगा, देखिए काफी छोटे में क्या हुआ है, 2 और 4 छोटे हुए हैं, यानी कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 तो छोटा हुआ है, बट कॉलम नंबर 2 मेरा छोटा नहीं हुआ। कॉलम नंबर 2 छोटा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ मैंने डिफाइन किया है कि मिनिमम 150 पिक्सल तो करना ही करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लेफ्ट की वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है, जो राइट की वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर भाई मेरे पास स्पेस ज्यादा ज्यादा हो तो तीनों को स्पेस बराबर दे देना, है ना। मैंने मैक्सिमम क्या दिया है, 1 FR। बट अगर स्पेस बेसिकली कम पड़ रहा है कहीं पर, बाकियों बाकियों के लिए भी कम पड़ रहा है, तो अगर 1 FR कम है तो मुझे 150 पिक्सल तो चाहिए ही चाहिए, है ना। मान लीजिए कोई इमेज है, कोई आपका इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप वहां डिफाइन कर सकते हैं कि ठीक है अगर ज्यादा साइज मिल जाए तो ज्यादा साइज ठीक है, बट अदरवाइज मुझे 150 पिक्सल का साइज तो चाहिए ही चाहिए। ये आप रो के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, कॉलम के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी रो किसी भी कॉलम में आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा था, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए जो हम साइजेस यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे वो कैसे थे, वो कांस्टेंट साइज थे, सिंगल साइज थे, रिलेटिव हो सकते थे, यानी मैं फ्रैक्शन में डिफाइन कर पा रहा था, मैं परसेंटेज में डिफाइन कर पा रहा था, बट स्टिल जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट वैल्यू थी। अभी यहाँ पर मैं एक रेंज डिफाइन कर पा रहा हूँ मिन मैक्स के लिए। तो अगर आप मिन मैक्स की डेफिनेशन भी देखेंगे तो क्या बोलता है, अ CSS ग्रिड फंक्शन दैट डिफाइंस अ ट्रैक साइज रेंज, है ना। ये पूरे ट्रैक का साइज रेंज डिफाइन कर रहा है, सेटिंग अ मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज फॉर ग्रिड ट्रैक्स। कि आप यहाँ पर मिनिमम भी डिफाइन कर रहे हैं, आप यहाँ पर मैक्सिमम भी डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा मैं यहाँ पर क्या चेंज कर सकता था, अगर मान लीजिए मैं 150 बोल रहा हूँ मेरा मिनिमम है, मैं मैक्सिमम भी कांस्टेंट वाला साइज डिफाइन कर लूँ। तो मैंने बोला मैक्सिमम भी मेरा 200 है, तो मिनिमम मेरा 150 है, मैक्सिमम मेरा 200 है। अब मैं, अच्छा मैंने गलती से इस वाले विंडो को पकड़ लिया। अब मैं देखिए क्या होगा, मैं इसको खूब ज्यादा बड़ा भी करूंगा ना तो 3, देखिए एक पॉइंट के बाद बड़ा नहीं हो रहा है। 3 का साइज इस समय मैक्सिमम कितना है, अगर मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊंगा तो 3, जो 3 है इसका साइज आ रहा है 186, यानी ये पैडिंग या बॉर्डर मिला के कितना है, 200 है, जो मैक्सिमम साइज हमने डिफाइन किया है ना। 5, 6, 7 और 7, 14 एंड 186 is 200। तो यहाँ पर क्या है, इसका मैक्सिमम साइज 200 डिफाइन हुआ है। अभी अगर मैं जूम अपना कम कर दूं तो देखिए क्या होगा, 3 छोटा होता चला जाएगा, जो एक्चुअल अगर हम 100% जूम पर देखेंगे तो देखिए 3 ने डिफाइन किया है कि मेरा मैक्सिमम साइज 200 पिक्सल हो सकता है। तो पेज अभी बहुत ज्यादा बड़ा है, तो 2 और 4 का साइज जो है वो बहुत बड़ा हो गया। अगर मैं 2 का साइज देखूं इस समय, 2 का साइज देखिए कितना है, 5 and 2 7, 7, 1036, तो ऑलमोस्ट 1044 45 इसका साइज है। जबकि यहाँ पर अगर मैं देखूं 3 का साइज कितना है, तो 3 का साइज बेचारे का अभी भी कितना है, 200 पिक्सल ही है, क्योंकि उसने डिफाइन किया है मेरा मैक्सिमम साइज 200 पिक्सल हो सकता है। यही अगर मैं इनको बहुत छोटा करने की कोशिश करूंगा, माउस अब मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये पेज जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, माफ कीजिएगा। अरे यार, अब मैं अगर पेज को छोटा कर रहा हूं तो भी यहाँ पर क्या होगा, जो 3 है मेरा वो 150 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि 3 ने अपना मिनिमम साइज क्या डिफाइन किया हुआ है, 3 ने अपना मिनिमम साइज डिफाइन किया हुआ है 150। तो अगर अब आप 3 पिक्सल पर आकर देखेंगे तो क्या होगा, जब तक बेसिकली कंप्रेस बाकी हो पा रहे हैं क्योंकि बाकी सारे फ्रैक्शनल में डिफाइंड है, तब तक ये 3 का साइज कम नहीं करेगा। अब 3 का साइज ये छेड़ ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा विंडो इससे छोटा नहीं हो सकता। बट अगर विंडो इससे और ज्यादा छोटा हो सकता तो क्या होता, उसके बाद 3 का साइज मिनिमम कितने पर जाता, 150 पर जाता, उससे कम पे नहीं जाता, है ना। तो बस आपको ये समझना है कि मिन मैक्स फंक्शन आप कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी रो या कोई भी कॉलम ऐसा है जिसको आप एक साइज रेंज में ही रेस्पॉन्सिव रखना चाहते हैं। यानी हमने जैसे फ्लेक्स बॉक्स में भी देखा था, वहां मिन साइज या मैक्स साइज वगैरह भी डिफाइन कर पाते थे, हम यहाँ बोल रहे हैं होना तो रेस्पॉन्सिव चाहिए, बट उसके बाद भी मेरे बाउंड्रीज हैं। हम बेसिकली नॉर्मल तरीके में नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या डिफाइन करते थे, मिन विड्थ मैक्स विड्थ, मिन हाइट मैक्स हाइट। उसी तरह से आपके मान लीजिए यहाँ जब आप इसके अंदर अपने सेल्स डिफाइन कर रहे हैं, सेल्स मैक्सिमम कितना बड़ा कितना छोटा हो सकता है वो आप मिन मैक्स फंक्शन से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अभी हम कौन से सीरीज में फंक्शंस देख रहे हैं, हम वो फंक्शन देख रहे हैं। देखिए सीएसएस फंक्शन हमने पहले भी पढ़ा था, तो ये भी एक क्या हो गया, मिन मैक्स भी एक सीएसएस फंक्शन हो गया। हम कौन से सीएसएस फंक्शन देख रहे हैं जो हमको ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। दूसरा ऐसा कौन सा फंक्शन है, दूसरे ऐसे फंक्शन का नाम है रिपीट फंक्शन। रिपीट फंक्शन क्या करता है, देखिए अभी तक आपने देखा हम बार बार क्या कर रहे थे, हम बहुत बार ऐसा हुआ कि हमको रोज 3 चाहिए, 4 चाहिए, या हमको कॉलम 3 4 कॉलम चाहिए, साइज हम सब में सेम ही दे रहे हैं, बट हमको बार बार लिखना पड़ रहा है। कल भी किसी ने पूछा था सर 10 रोज होंगे तो क्या करेंगे। तो एक तरीका तो ये था कि आप बस अपने 1 2 रोज ही डिफाइन कीजिए, और बाकी जगह हमने जो ऑटो रो वाला कॉन्सेप्ट लगाया था वो आप यूज कर लीजिए, है ना। कल क्या था जो हमने यहाँ पर देखा था, बेसिकली ग्रिड ऑटो फ्लो हमने देखा था, एंड ग्रिड ऑटो रोज देखा था, है ना। तो ग्रिड ऑटो रोज में हम वो डिफाइन कर पा रहे थे कि जो भी रोज वो ऑटोमेटिकली ऐड करेगा, या ग्रिड ऑटो कॉलम से जो भी कॉलम वो ऑटोमेटिकली ऐड करेगा, उनका साइज हम कैसे देंगे। बट अगर आपको फिर भी पहले से पता है कितने रोज एंड कॉलम्स होने वाले हैं, या मान लीजिए इस तरह की सिचुएशन है कि आपको पता है कि मेरे
पहले 20 रोज या पहले 20 कॉलम्स जो हैं वो तो इस साइज के होने चाहिए, और 21st कॉलम मेरा थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 के 20 डिफाइन करने पड़ जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आप ऑटोमेटिक का एक ही नंबर दे सकते हैं जिससे सारे के सारे रोज ऐड होंगे, है ना। तो उस केस में आपको बार बार लिखने पड़ जाएंगे 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल। उसी को रोकने के लिए आया है रिपीट फंक्शन। तो रिपीट फंक्शन मान लीजिए क्या कर रहा है, बस आपके लिए कोई भी वैल्यू अगर आप बार बार रिपीटेड लिखना चाहते हैं तो उसकी जगह आप रिपीट लिख दीजिए। कैसे, मान लीजिए यहां मैंने लिखा है 50 पिक्सल 50 पिक्सल 50 पिक्सल, 3 बार लिखा हुआ है। तो व्हाट आई कैन डू टू रिप्लेस इट इज, मैं यहां पर लिख सकता हूँ रिपीट। कितनी बार रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है, 50 पिक्सल को रिपीट करना है बस। आप ये लिख दीजिए रिपीट 350 पिक्सल, और उससे क्या होगा, जो बेसिकली ये वाला जो ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट रो है, ये 3 रोज के लिए डिफाइन हो जाएगा 50 पिक्सल। देखिए दिखाने के लिए कि क्या तीनों के लिए ठीक से डिफाइन हुआ है, हम जो ऑटो रोज है इसको मान लीजिए 100 कर देते हैं, और ऑटो कॉलम को भी 100 कर देते हैं। तो जो हमारे पहले से डिफाइंड है उनका देखिए कुछ और साइज है। पहले 3 रोज जो हैं ये 50 50 50 डिफाइन हुए हैं। जो चौथा अपने आप उसने ऐड किया है, पांचवा अपने आप रो उसने ऐड किया है, उनका साइज 100 100 डिफाइन किया है। अब मैं बस यहाँ 3 से अगर 5 कर दूंगा तो देखिए क्या होगा, 5 रोज ऑटोमेटिकली मेरे पहले से डिफाइन हो जाएंगे। तो 5 बार इसने डिफाइन कर दिया, अगर इसके बाद ही कोई एलिमेंट ऐड करता तो अब वो 100 का होता, है ना। तो दिस इज अगेन ओनली अ कन्वीनियंस। ये क्या रिक्वायरमेंट है यूज करना, नहीं। ये सिर्फ एक कन्वीनियंस है कि जो आपको बार बार रिपीटेड वैल्यूज लिखने पड़ रहे थे, आप यहाँ पर रिपीट में लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पिक्सल दे सकते हैं, आप कोई भी यूनिट दे सकते हैं, सिर्फ पिक्सल नहीं। मान लीजिए मैं बोल देता हूँ रिपीट 1 FR, है ना। तो दिस इज ऑल्सो फाइन। अभी देखिए क्या है, इसने 5 बार एक सिंगल सिंगल फ्रैक्शन जो मिनिमम हो सकता था, तो इसलिए क्या हुआ, ये कंप्रेस होकर यहाँ तक आ गया, क्योंकि हाइट में जब आप FR यूज करते हैं तो मिनिमम पॉसिबल हाइट में ही एडजस्ट कर लेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 FR के हिसाब से ये आ गया। अगर मैं मान लीजिए मिन मैक्स ना यूज कर रहा होता, है ना, अगर माफ कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर मिनमैक्स ना यूज कर रहा होता तो मैं कॉलम के लिए लिख सकता था रिपीट 1 FR, बेसिकली रिपीट 3 टाइम्स 1 FR। तो क्या होता, 3 बार ये 1 FR यहाँ पर आ जाता। तो रिपीट का भी बहुत छोटा सा यूज केस है। यहाँ बस आपको इसका सिंटैक्स याद रखना है। बहुत बार मैंने देखा है लोगों को गलती करते हुए कि आप साइज पहले लिख देते हैं और काउंट बाद में लिख देते हैं। क्योंकि फंक्शन कॉल नॉर्मली देखने में ऐसा लगता है कि पहले शायद साइज होगा उसके बाद शायद काउंट होगा, बट ऐसा नहीं है, ये उल्टा है। रिपीट में क्या होता है, हमेशा पहले काउंट आ रहा है फिर साइज आ रहा है। तो CSS ग्रिड फंक्शन दैट अलाउज यू टू रिपीट ग्रिड ट्रैक डेफिनेशंस। तो ये डेफिनेशन हम डिफाइन कर रहे हैं कि मेरा जो टेम्पलेट है, यानी मेरा जो ग्रिड है वो किस टाइप का होने वाला है। तो बेसिकली आपको बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम इसको इस टाइप से लिखते हैं। यूजेज क्या है इसका, सिंप्लीफाइज द डेफिनेशन ऑफ रिपीटेटिव ग्रिड स्ट्रक्चर्स। यानी जहां अगर आपको बार बार साइजेस चेंज करने हैं तो ये बहुत ज्यादा आपके काम का नहीं है। बट अगर बहुत जो ग्रिड का साइज है वो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है, बहुत ज्यादा बार आपको लिखना पड़ रहा है, तो उस केस में आप ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि मान लीजिए 20 रोज आपके पास हैं जो मुझे 50 पिक्सल की चाहिए, लास्ट वाली मुझे 100 पिक्सल की चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन डिफाइन कि भाई 20 रोज जो है वो 50 पिक्सल की होंगी, एंड उसके बाद कितने की होगी, मान लीजिए 100 पिक्सल की होगी। तो आप इसके बाद नॉर्मल भी कुछ डिफाइन कर सकते हैं बीच में, इससे पहले इसके बाद में, है ना। तो ये क्या होगा, ये रिपीट 20 50 आप अपने मन में मानकर चलिए, बस ये यहाँ आकर 50 पिक्सल 50 पिक्सल 50 पिक्सल 20 बार आपके लिए लिखने वाला है। और लास्ट वाला क्या होगा, माफ कीजिएगा, लास्ट वाला क्या होगा, 100 पिक्सल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ही हमको समझ आ गया कि जहां पर हमको बार बार सेम चीज को रिपीट करना है, वहां हम क्या कर सकते हैं, ये रिपीट वाले फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ मेरा रिपीट फंक्शन, है ना। मैं एक बार यहाँ पर पॉज ले लेता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। माफ कीजिए, हाँ रोहित जी माफ कीजिएगा, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो आवाज थोड़ी लो हो सकती है, या बीच में अगर खांसी आ जाए तो अपोलॉजीज फॉर दैट। जी रोहित जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर बोले हैं कि सर जो वहाँ पर जो वन फ्रैक्शन सर आप जो यूज कर रहे हैं सर, तो सर वो नहीं समझ में आ रहा है कि सर वो पिक्सल और वन फ्रैक्शन, तो सर ये भी तो मतलब 100 पिक्सल जैसे हम वहाँ पर डिफाइन करें तो वन फ्रैक्शन का भी तो मतलब वहाँ पर वही हो जा रहा है कि जैसे जो हम पेरेंट में जो डिफाइन कर रहे हैं उसी तरह वन फ्रैक्शन चले, टू फ्रैक्शन चले। हाँ, क्या समझ नहीं आ तो रहा इसमें। सर जो आपने बीच में जो उधर नहीं दिया था कि मीन मैक्स विड्थ में सर 3 कोमा और या ये 100 कोमा, यस सर, यहाँ पर हाँ तो इसमें सर हाँ 200 पिक्सल में सर वो छोटा रह गया था, और वहाँ पर जरा आपने सर फ्रैक्शन दिया था तो वहाँ पर सर वो चेंजेबल था, यानी कहने का मतलब है कि सर वहाँ पर बड़ा छोटा हो, तो सर ये कैसे हो जा रहा है? सर वहाँ देखिए, पर जब भी आप तो वन नॉर्मली फ्रैक्शन है फ्रैक्शन सर। देते हैं, अगर आप तीनों को फ्रैक्शन दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, स्पेशली जब आप कॉलम्स डिफाइन कर रहे हैं, जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसे 3 पार्ट्स में बांट देगा। तो जो पिक्सल वाला है वो तो कांस्टेंट है, तो अगर टोटल साइज कम होगा तो पिक्सल वाले को साइज ज्यादा मिलेगा, टोटल सर साइज ज्यादा होगा अवेलेबल तो। स्पेस कंटेनर का। करेक्ट।
क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है ना, जो मेन आपने कंटेनर बनाया है, क्या ये ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, यस सर। जितना भी अवेलेबल स्पेस है सारा का सारा स्पेस कंज्यूम कर लेगा। यस सर, पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेगा। और जब हम फ्रैक्शंस में डिफाइन करेंगे तो ये फ्रैक्शंस उस पूरे अवेलेबल स्पेस को बराबर बराबर आपस में बांटने की कोशिश करेंगे। तो ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए अगर आप उस पर कोई लिमिट लगाना चाह रहे हैं कि कम ज्यादा भाई इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस केस में आप ये मिन मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं टू कंबाइन जनरली रिलेटिव वैल्यूज एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज। यहाँ पर आपको नो सर, मेरे कॉम्बिनेशन कहने का चाहिए। मतलब था सर, ये जो 200 पिक्सल था, अगर इसमें 1 एफआर लगा रहे हैं तब वो कैसे काम कर रहा है सर? ये बगल का तो मैं समझ गया, लेकिन सर वो जो ये तो हमने 200 पिक्सल दिखाया वाला ना, तो। इनिशियली वही तो दिखाया था, अगर आप यहाँ 1 FR लगाएंगे तो ये यस सर, बराबर गेन वही बराबर समझ में डिवाइड आ रहा करेगा, बराबर बराबर डिवाइड करेगा जब तक साइज बड़ा है। जब साइज छोटा होगा तो फिर मिनिमम साइज को इसका ऑनर करना शुरू कर देगा, यानी जब 1 FR 150 से छोटा हो जाएगा तो 150 को हमेशा प्रेफरेंस दिया जाएगा, जब तक 1 FR 150 से बड़ा है तो 1 FR को प्रेफरेंस दिया जाएगा। है। ओके आपने यहाँ सर। पर क्या डिफाइन किया, आपने डिफाइन किया 150 से कम नहीं होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो जब वन अगर एफ आर सर, वन अगर फिफ्टी से कम होगा तो 150 को प्रेफरेंस मिलेगा। सर इसका मतलब है कि अगर 150 पिक्सल की जगह पर अगर हम एफआर कर देंगे तो फिर सब इक्वल की तरह हो जाएगा, फिर तो 150 की मतलब ही जगह क्या हुआ, पर। आप क्या रेंज डिफाइन कर रहे हैं कि 1 FR से 1 FR तक होना चाहिए। यस सर। ठीक है। अ, हेमंत जी आप बताइए। बताइए हेमंत जी। हेलो। हेलो हाँ हेमंत जी बताइए। सर, one fraction is what I understood about one fraction is if I give the width as 150 and define the grid template column as 1FR 1FR, uh, yeah, it will be 3FR, and 150 divided by 3 is equal to 50FR. करेक्ट। Okay sir, okay. ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे, हमने दो चीजें देख ली, मिनमैक्स फंक्शन क्या है और रिपीट फंक्शन क्या है ना। अब हम देखेंगे ऑटो फिट कीवर्ड। देखिए अब यहाँ से क्या होगा, अब आप थोड़ा सा इसका जो रिस्पॉन्सिवनेस वाला और तरीका है वो आप देखेंगे, है ना। तो ऑटो फिट का सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑटो फिट का डेफिनेशन क्या है। ऑटो फिट में हम बोल रहे हैं अ कीवर्ड यूज्ड इन द रिपीट फंक्शन, यानी जहां आप रिपीट यूज करते हैं वहीं पर आप ऑटो फिट भी यूज कर सकते हैं, रिपीट के अंदर, है ना। रिपीट फंक्शन टू ऑटोमेटिकली फिट एज मेनी रोज एंड कॉलम्स एज पॉसिबल इनटू द अवेलेबल स्पेस। यानी अभी तक देखिए रिपीट में हम क्या बोल रहे थे, रिपीट में हम बोल रहे थे कि भाई मैं एग्जैक्ट एक काउंट दूंगा और उसके बाद बताऊंगा आपको मेरे नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, है ना। और ये क्या बोल रहा है, द कॉलम्स और रोज विल एक्सपैंड टू फिल द स्पेस। तो एक बार देखिए, पहले इसको हम चलाकर देखते हैं फिर इसको देखेंगे इसका यहाँ पर बेसिकली डेफिनेशन में भी क्या मतलब है। इसका जनरली जो यूज है वो आप कॉलम के लिए करते हैं, रो के लिए नहीं करते हैं, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है ना। बट पहले मान लीजिए हम भी कॉलम में लगा लेते हैं। तो कॉलम में मैं जाकर क्या करूंगा, मैं भी रिपीट को यूज करूंगा विद ऑटोफिट, है ना। तो मान लीजिए हम यहाँ बोल देते हैं रिपीट। इस बार मैं काउंट नहीं दे रहा हूं, है ना। या पहले मान लीजिए काउंट से स्टार्ट करते हैं, पहले मैं दे रहा हूं काउंट ऑफ 3 कॉलम्स। देखिए अब हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया है, अगर मैं अभी सिर्फ नॉर्मल डिफाइन, अच्छा ये 1 FR शायद नीचे आ गया गलती से। अभी देखिए हम यहाँ क्या डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा ये 1 ने जो है वो 2 कॉलम्स लिए हुए हैं, कोई बात नहीं। गिव मी 1 सेकेंड। हाँ सॉरी मेरा स्क्रोल था इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ यहाँ पर हम देखें, तो देखिए हमने यहाँ क्या डिफाइन किया है, रोज हमारी डिफाइंड है नॉर्मल, है ना। हमने 20-21 रोज कुछ डिफाइन किए हुए हैं, उससे हमको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। हम मेनली यहाँ पर देख रहे हैं कॉलम्स। तो देखिए कॉलम, अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने कंबाइन कर दिए हैं दो फंक्शंस। क्या कंबाइन किया है, मैंने बोला पहली बात तो रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है, यानी मेरे पास टोटल कॉलम्स यहाँ पर कितने होने वाले हैं, 3 कॉलम्स होने वाले हैं। और उन 3 कॉलम्स में मैं बोल रहा हूँ कि हर कॉलम को मिनिमम 150 रखिएगा और मैक्सिमम 1 फ्रैक्शन रखिएगा। यानी अगर मेरा साइज बड़ा होता जाए तो आप क्या करना, तीनों में बराबर बराबर स्पेस बांट देना, है ना। पर अगर छोटा होता जाए तो 150 से छोटा मत करना। देखिए जैसे ही 150 से छोटा हुआ क्या होना शुरू हो गया है, ओवरफ्लो ही होना शुरू हो गया है, मेरा स्क्रॉल बार यहाँ पर ऐड हो गया है ना, मेरे पेरेंट्स से भी बाहर जाने लगे हैं। तो उस केस में क्या कर रहा है, मेरे 150 को जो है वो प्रेफरेंस दे रहा है ना। अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए मुझे नहीं पता कि स्क्रीन पर कितने
बेसिकली आइटम्स फिट हो पाएंगे। तो और मैं मेरा नंबर ऑफ कॉलम जो है वो लिमिटेड नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने मिंत्रा का एग्जांपल देखा था, मिंत्रा क्या कर रहा था, मिनिमम हमको 2 या 3 आइटम शायद दिखा रहा था, और मैक्सिमम 5 से ज्यादा वो नहीं दिखा पा रहा था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ताकि क्लियर भी हो जाए मैं एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहा हूँ। मिंत्रा में मैं क्या बोल रहा था, मान लीजिए हम जाते हैं मेंस फॉर्मल शूज, ठीक है, फॉर्मल शूज में हम चले गए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैं अगर इसको बहुत ज्यादा छोटा कर दूं तो मिनिमम एक आइटम पर ही आ गया है ना, एक बार में सिर्फ एक आइटम दिखा रहा है, नेक्स्ट आइटम नेक्स्ट रो में है, नेक्स्ट आइटम नेक्स्ट रो में, यानी मिनिमम एक कॉलम है। बट अगर मैं मैक्सिमम देखूं तो ये देखिए 5 कॉलम आए, 5 कॉलम के बाद ही क्या कर रहा है, दोनों साइड स्पेस छोड़ते जा रहा है, उससे ज्यादा कॉलम ऐड नहीं कर रहा। अगर आपकी सिचुएशन कुछ इस टाइप की है कि आप ये बोल रहे हैं कि यार जितने कॉलम फिट हो जाए, अगर स्क्रीन बड़ी हो रही है ना तो जितने कॉलम फिट हो जाए कर देना, पर मेरे कॉलम में बस हमेशा ये याद रखना कि मिनिमम 150 पिक्सल का कॉलम होना चाहिए। तो आप यहाँ रिपीट में नंबर देने के बजाय क्या लग सकते हैं, आप बोल सकते हैं ऑटो फिट, है ना, यानी तुम अपने हिसाब से फिटिंग कर लो। तो देखिए क्या किया इसने, सडनली 3 के बजाय 4 कॉलम कर दिए। अब अगर मैं इसको छोटा करने की कोशिश करूंगा, देखिए 3 कॉलम रह गए, उससे छोटा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 150 से बेसिकली छोटा हो गया, तो उससे ज्यादा छोटा ये नहीं कर रहा है। तो देखिए जैसे ही हम इसको बढ़ाना शुरू करेंगे तो अब 3 कॉलम आ गए, फिर 4 कॉलम आ गए, ये 150 को रेस्पेक्ट करते हुए, है ना, मिनिमम 150 मैक्सिमम 1 FR। तो देखिए कितना कॉम्प्लेक्स अभी चल रहा है। अभी अगर मैं 2 को देखूंगा, देखिए 2 को अगर हम साइज देखें, 2 का साइज कितना है, तो अभी यहाँ पर दिखा रहा है 155 प्लस 2 प्लस समथिंग एल्स। तो ये क्या होगा, और छोटा हो सकता है, और छोटा हो सकता है, 4 एलिमेंट जहां तक आ रहे हैं। जैसे ही जैसे ही 4 फिट हुए तो आप देखिए ऑलमोस्ट 150 के आसपास है ना, 150 से थोड़ा सा बड़ा है। बट अब क्या हो रहा है, जैसे ही 150 से बड़ा हो गया साइज, मैं अगर विंडो का साइज और बड़ा कर रहा हूं तो ये सबको फिर से बड़ा करने दे रहा है। क्यों, क्योंकि हमने मैक्सिमम साइज डिफाइन किया है 1 फ्रैक्शन। तो ये क्या हो रहा है, अभी सब में 1 फ्रैक्शन, बेसिकली 1 फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहा है। जैसे ही इतना ज्यादा स्पेस बढ़ जाएगा सब में 150 के बाद कि एक 5वां कॉलम पे फिट हो पाए, तो फिर से सबको छोटा छोटा करेगा और एक 5वां कॉलम यहाँ पर फिट कर देगा। अगर मेरा स्क्रीन और बड़ा है तो पहले बड़े होते जाएंगे, उसके बाद छठा कॉलम फिट कर देगा, फिर 7वां कॉलम फिट कर देगा, फिर 8वां कॉलम फिट कर देगा। चीजें जो है वो ऊपर वाले कॉलम में जाती जाएंगी और बाकी सारी चीजें नीचे आती जाएंगी। अब देखिए शायद जगह नहीं बची, क्योंकि 1 और 7 ने तो अपनी पोजीशंस एक्स्ट्रा ऑलरेडी डिफाइन करी हुई थी। उससे ज्यादा बड़ा करेंगे तो क्या होगा, बाकी फिर ये 1 FR को रेस्पेक्ट करेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैंने यहाँ पर बना दिया। देखिए आपको जरूरी नहीं कि ऑटो फिट आप मिन मैक्स के साथ ही यूज करें। मैं मान लीजिए ऑटो फिट अंदर डाल देता हूँ सिर्फ 150 पिक्सल, है ना। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई 150 पिक्सल का मेरा एक जो बेसिकली सेल है वो होना चाहिए, और 150 पिक्सल के आप जितने ऑटो फिट कर सके उतने ऑटो फिट कर दीजिएगा। तो देखिए खाली स्पेस रहेगा, आप देखिए राइट में खाली स्पेस ही छोड़ रहा है। अब ये जब हम बड़ा कर रहे हैं उस टाइम पर बेसिकली मेरे इंडिविजुअल आइटम्स को बड़ा नहीं कर रहा है, राइट में स्पेस खाली जाता बेसिकली छोड़ देता है। जैसे ही बराबर स्पेस हो जाता है इतना कि एक आइटम और फिट हो सके, सडनली एक आइटम और ऊपर चली जाती है। स्क्रीन छोटी होती जाएगी, कॉलम से कम करता जाएगा, बाकी सारे कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करता जाएगा, है ना। उससे छोटा हुआ, उससे छोटा हुआ, उससे छोटा हुआ, उससे छोटा हुआ, तो क्या हुआ, एक एक आइटम ऐड हो रहा है। जनरली आप इसमें भी थोड़ा सा रेस्पॉन्सिवनेस चाहते हैं कि क्या हो, इस केस में आइटम थोड़े बड़े या श्रिंक हो जाएं, तो उस केस में आप वो कर सकते हैं जो पहले हमने यहाँ किया हुआ था कि इंडिविजुअल आइटम्स जिनका भी हमने यहाँ पर साइज 150 पिक्सल डिफाइन किया है, उनको आप क्या करेंगे, उनको भी मिन मैक्स के साथ डिफाइन कर देंगे ताकि उनमें भी थोड़ा सा मार्जिन रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ऑटो फिट का थोड़ा सा मतलब समझ आया। ऑटो फिट रियली हमारा जो ग्रिड है, पर देखिए यार आप ये आप तभी कर पाएंगे जनरली जब आपके ग्रिड में जितने भी आइटम्स है ना वो सब होमोजीनियस टाइप के हो, यानी वो आइटम नीचे दिख रहा है ऊपर दिख रहा है उस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल टेबल है जहाँ एक स्टूडेंट का हम डेटा दिखा रहे हैं, स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है, फोन नंबर है, वटेवर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स आपके फ्लेक्सिबल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अभी स्पेस और है तो आप अगले बच्चे का नाम पहले बच्चे के नाम के आखिर में एकदम दिखा देंगे, है ना। तो वहां पर एक आपका सीक्वेंस है टेबल का, ये आप सिर्फ कब यूज करेंगे, जैसे मिंत्रा वाला हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये आइटम्स का जो ऑर्डर है इस बात से एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो शूज है ये यहाँ पर दिखेंगे या स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो ऊपर मूव हो जाएंगे, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे आइटम्स क्या है, वो जनरली होमोजीनियस है, वो नीचे दिखना ऊपर दिखने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप स्क्रीन का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाए इसलिए आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, ऑटो फिट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली जितने कॉलम्स यहाँ पर फिट हो पाएंगे उतने कॉलम से यहाँ पर फिट कर लेगा, है ना। तो अगर हम दोबारा से एक बार पढ़ें, अब शायद हमको डेफिनेशन थोड़ी और अच्छी समझ आएगी। ऑटोफिट क्या है, कीवर्ड यूज्ड इन द रिपीट फंक्शन, रिपीट फंक्शन के अंदर ही आप इसको यूज करेंगे ताकि वो बार बार बेसिकली ऐड कर पाए, टू ऑटोमेटिकली फिट एज मेनी कॉलम्स और रोज एज पॉसिबल इनटू द अवेलेबल स्पेस, है ना। देखिए रो तो ऑलरेडी हमारे पास अनलिमिटेड यहाँ पर होती हैं, अनलेस एंड अनटिल आपके पेरेंट ने डिफाइन किया है कि मेरा एग्जैक्टली साइज कितना है ना। वरना रो क्या होती है, रो तो अपना स्पेस बेसिकली अपने हिसाब से लेती रहती है, वो जितना भी स्पेस है वहां पर ले लेगी। जनरली आप ये कहां पर यूज करते हैं,
कॉलम में यूज कर रहे होते हैं। इन जनरल प्रोग्राम से आप ये मानकर ही चलते हैं कि रोज अनलिमिटेड है, ज्यादा आइटम्स होंगे तो नए रोज ही ऐड होते जाएंगे, जो डिफॉल्ट वैल्यू भी होता है ना। एडवांटेजेस क्या है इसके? दिस क्रिएट्स रिस्पॉन्सिव लेआउट दैट अडेप्ट टू डिफरेंट स्क्रीन साइज। ये बात तो एकदम क्लियर है। अब मेरा जो पूरा का पूरा लेआउट है वही रिस्पॉन्सिव हो गया है कि जैसे जैसे मेरी स्क्रीन साइज बड़ा होगा या छोटा होगा तो मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज उसी हिसाब से एडजस्ट होते जाएंगे, और ये बेसिकली ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट करता है ना। ये है ऑटो फिट। अभी इसका एकदम ऑपोजिट देखेंगे, यानी अभी तो हम देखिए ग्रिड के बहुत सारे यूजेस हैं, है ना। एक मेन यूज क्या है? एक मेन यूज तो आपने देख लिया, जहां पर हमको कहीं पर भी बहुत सारे आइटम्स दिखाने हैं वहां इंटरनली हम ग्रिड का यूज कर सकते हैं, जैसे आपने मिंत्रा में यहाँ पर किया। पर एक इंपॉर्टेंट यूज ये भी है कि मैं पूरे पेज को अपने किस तरह से लेआउट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ऊपर मुझे एक हेडर दिखाना है, साइड में मुझे ये आइटम्स दिखाने हैं, बीच में मुझे मान लीजिए उसके अंदर ग्रिड के अंदर एक ग्रिड हो सकता है, ग्रिड के अंदर ही मेरा आइटम्स वाला अलग ग्रिड है, नीचे मुझे फुटर कहाँ दिखाना है ये मुझे अलग से देखना है ना। तो आप पूरे पेज का जो लेआउटिंग है वो भी अगर आप किसी भी पेज को देखेंगे खोलकर तो वो भी एक तरह से ग्रिड ही होता है ना। एक नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स में आप कोई भी जो वेब पेज है उसको वहां पर डिफाइन करते हैं। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक यूजेज है बेसिकली हमारे ग्रिड का, कि हम पूरे के पूरे पेज को डिफाइन कर रहे हो। वो डिफाइन करने के लिए क्या आता है? वो डिफाइन करने के लिए एक नया प्रॉपर्टी आता है यहाँ पर, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। देखिए फिर से टेम्पलेट की बात हो गई है, जहां पर भी टेम्पलेट की बात होगी आपको याद रखना है, जहां टेम्पलेट की बात हो रही है, टेम्पलेट की बात करने का मतलब है कि बेसिकली हम ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा लेआउट किस टाइप का होगा। ये आइटम की प्रॉपर्टीज नहीं है, ये पूरे ग्रिड की प्रॉपर्टीज है। तो देखिए ग्रिड टेम्पलेट एरिया जो है वो थोड़ा सा विजुअल तरीका है चीजों को डिफाइन करने का। पहले जो हमने देखे थे टेम्पलेट रो, टेम्पलेट कॉलम, या बेसिकली ग्रिड रो, ग्रिड कॉलम, उस सब भी आप क्या कर रहे थे? एग्जैक्ट रोज या बेसिकली कॉलम्स डिफाइन करते थे, या जो हम टेम्पलेट रो, टेम्पलेट कॉलम में डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली साइजेस डिफाइन करते थे। उसके बाद एक एक आइटम अपना स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट बताती थी, मैं कौन सी ग्रिड लाइन से शुरू होंगी, कौन सी ग्रिड लाइन पर एंड होंगी, या मैं कौन सी ग्रिड लाइन से शुरू होकर कितना स्पैन करूंगी। इस टाइप की ये सारी चीजें हम यहाँ पर दिखा रहे थे। यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट एरिया से आप क्या कर पाएंगे? अगर आप ग्रिड टेम्पलेट एरिया यूज कर रहे हैं, आप बेसिकली यहाँ पर एग्जैक्टली डिफाइन कर पाएंगे एक टेबल की फॉर्म में कि किस तरह की चीजें आपकी बेसिकली किस तरह से चीजें जो है वो अरेंज हो रही होंगी। एक बार जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने यहाँ पर एक ग्रिड बनाया है। ग्रिड टेम्पलेट रो और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम पर ध्यान देंगे तो हमने बोला है पहली रो मेरी 100 पिक्सल्स की है, बीच वाली 1 फ्रैक्शन की है, लास्ट वाली सिर्फ 50 पिक्सल्स की है ना। तो ये और ये कांस्टेंट है, बाकी सारा स्पेस कौन ले जाएगा? मेरा 1 FR ले जाएगा। इसी तरह से अगर कॉलम में देखेंगे तो हमने बोला है पहला कॉलम मेरा फिक्स्ड है 150 पिक्सल्स का, उसके बाद 1 FR 1 FR, यानी क्या है? दोनों जो बाकी के दो कॉलम्स हैं वो अपना पूरा बराबर बराबर स्पेस ले लेंगे। अब अगर हम ये बात करें उसके बाद हम बेसिकली डिफाइन कैसे करेंगे आइटम्स के अंदर की कौन सी आइटम कहाँ जाने वाली है, क्या ऑर्डर से डिफाइन होगा? तो देखिए यहाँ इसने क्या डिफाइन किया है, यहाँ आप नाम लगा सकते हैं कुछ भी। तो ऊपर देखिए ग्रिड टेम्पलेट एरिया में हमने बोला कि मेरा जो पहला रो है उसमें आएगा हेडर हेडर हेडर, यानी एक ही आइटम होगा जो मेरे तीन के तीन कॉलम्स को स्पैन कर रहा होगा। मेरे नेक्स्ट रो में क्या आएगा? पहला कॉलम रहेगा साइड बार के पास, अगला कॉलम रहेगा मेन के पास, अगला कॉलम रहेगा मेन के पास। लास्ट लाइन में क्या होगा? फुटर फुटर फुटर, यानी मेरे तीनों के तीनों कॉलम्स को कौन ले रहा होगा? फुटर ले रहा होगा। अब ये हम यूज कैसे करेंगे? नए नाम है, आप किसी भी नाम से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। मैं बोल सकता हूँ यहाँ मेरे बेसिकली मान लीजिए शूज आएंगे तो मैं लिख सकता हूँ शूज शूज शूज, ये बेसिकली जितना भी एरिया है ये मेरे शूज को दे दीजिएगा। तो अब ये जो हमने बेसिकली टेम्पलेट डिफाइन कर दिया इसको आप यूज कैसे करेंगे? जो भी आइटम्स आप इसके अंदर ऐड करने वाले हैं उसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं ग्रिड एरिया। तो देखिए दो यहाँ पर नए हमारे बेसिकली प्रॉपर्टीज हो गए जो हमने देखे। एक है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, जिससे आप डेफिनेशन देंगे कि कहाँ कहाँ पर बेसिकली कौन सा नाम आने वाला है, और उसके बाद इंडिविजुअल आइटम को बेसिकली आइडेंटिफाई करना। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो डॉट हेडर वाली जो जिसके अंदर मैंने डॉट हेडर क्लास लगाई है ये एक्चुअली कौन सी जगह ले रही है? ग्रिड ग्रिड एरिया हेडर वाली जगह ये ले रही है। तो इसके बाद अब मुझे इसमें कोई रो कोई कॉलम कहाँ स्टार्टिंग एंडिंग कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये हेडर अपने आप देखेगा, जाकर देखेगा अच्छा हेडर 3 जगह लिखा हुआ है तो इसको मुझे तीनों जगह पर स्पैन कर देना है, तो हेडर वाली आइटम को उठाएगा और 3 कॉलम्स में स्पैन करके डाल देगा, है ना। इसका हम एक बार एक एग्जाम्पल बनाते हैं, इससे थोड़ा सा और अच्छा समझ आएगा। इस वाली फाइल को भी हम बंद कर देते हैं, एक नया फाइल इसके लिए यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ ग्रिड टेम्पलेट एरिया डॉट HTML। बेसिक कोड यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं इसके लिए। ग्रिड टेम्पलेट एरिया, इसको कर लेते हैं माफ कीजिएगा ओपन विद लाइव सर्वर। अब देखिए हमने क्या बोला है, सबसे पहले बॉडी के अंदर हम कंटेनर डिफाइन करेंगे और अपनी एक्चुअल आइटम्स को डिफाइन कर रहे होंगे।
तो अब देखिए मैं एक्चुअल आइटम्स का क्या ऑर्डर दूंगा इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैंने सबसे पहले एक डिव बना लिया डॉट कंटेनर नाम का, ये मेरा डिव बन गया, इसके अंदर मुझे बहुत सारे आइटम्स बनाने हैं। तो मान लीजिए हम आइटम्स बना लेते हैं क्या, डिव डॉट, इन सबको हमको बेसिकली कुछ कुछ बैकग्राउंड कलर कुछ कुछ ये सब चीजें भी देनी है, बट मान लीजिए हमें कोई कॉमन क्लास रखते ही नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ अलग अलग अपने बना रहा हूँ। तो एक मैंने रख लिया डिव डॉट हेडर, है ना, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडर। और मान लीजिए लिख देते हैं डिव डॉट फुटर। देखिए मैंने फुटर पहले डिफाइन कर दिया है ना, आ गया मेरा फुटर। फिर बोल रहा हूँ डिव डॉट साइड मेन्यू, है ना, ये जरूर नहीं इन क्लास के नाम यही हो, क्लास के नाम कुछ भी हो सकते हैं। साइड मेन्यू, मान लीजिए डिव डॉट शूज, मान लीजिए शूज दिखाना चाह रहे हैं तो मैं बोल देता हूँ शूज। एंड हेडर हो गया, फुटर हो गया, साइड मेन्यू हो गया, शूज हो गए। अभी मान लीजिए इतना ही डिफाइन कर लेते हैं, है ना। ये मेरे आइटम्स हो गए जिनको मुझे बेसिकली अरेंज करना है अलग अलग चीजों में। अब हम यहाँ पर अपनी स्टाइल फाइल डिफाइन कर लेते हैं, या यहाँ पर इसकी स्टाइल फाइल हम अलग से डिफाइन कर लेते हैं, काफी सारा सीएसएस होने वाला है ना। तो यहाँ पर एक स्टाइल्स फोल्डर बना लेते हैं, स्टाइल्स, इसके अंदर फाइल बना लेते हैं एरिया डॉट सी एस एस, और इस एरिया डॉट सी एस एस को कर लेते हैं यहाँ पर इंक्लूड लिंक स्टाइल्स एरिया डॉट सी एस एस, है ना। तो एरिया डॉट सी एस एस मैंने लगा लिया, फाइल मेरा इंक्लूड हो गया। ये सारे नाम बस मुझे याद रखने हैं, कंटेनर, हेडर, फुटर, साइड मेन्यू एंड शूज। तो सबसे पहले कंटेनर से स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो अगर मैं सबसे पहले लिखूं डॉट कंटेनर, माफ कीजिएगा, डॉट कंटेनर, ये मेरा खुल गया कंटेनर। अब कंटेनर को हमको सबसे पहले क्या देना है, हमको देना है डिस्प्ले ग्रिड, है ना। हमने बोला भाई डिस्प्ले ग्रिड कर देना, कितने रो कितने कॉलम चाहिए सबसे पहले वो डिफाइन करते हैं। तो मैं बोलता हूँ ग्रिड टेम्पलेट रोज, है ना। और मेरी पहली जो नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी होनी चाहिए, मान लीजिए हम भी यहाँ ये दे देते हैं, पहली वाली रो जो होनी चाहिए वो मेरी होनी चाहिए 200 पिक्सल्स की। अगली वाली रो मेरी बाकी सारा स्पेस ले जो हमारा एक्चुअल काम होने वाला है, और लास्ट वाली रो मेरी ले 100 पिक्सल्स, है ना। तीन रो में मैंने डिफाइन कर दिया। आप कॉलम्स डिफाइन कर देते हैं। कॉलम मान लीजिए हम तीनों बराबर बराबर कर रहे हैं, या फर्स्ट वाले को तो साइड मेन्यू हम जहां पर देने वाले हैं उसको फिक्स कर देते हैं। तो जो पहले वाला कॉलम है उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ 300 पिक्सल्स, और बाकी दोनों को हम बराबर बराबर डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, तीन रोज और तीन कॉलम्स में इसको तोड़ दिया, है ना। तो देखिए सडनली यहाँ पर क्या हो गया, हेडर आ गया यहाँ ऊपर, फुटर बेसिकली उसके बाद ऊपर यहाँ आ गया, क्योंकि मैंने जो मेरा जो इसके अंदर जो ऑर्डर है वो बड़ा ही अजीब है। तो हेडर चला गया फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, फुटर चला गया फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, साइड मेन्यू चला गया फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में, शूज आ गए सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, और बाकी सारी जगह भी खाली छूट गई, है ना, क्योंकि मैंने और कुछ तो यहाँ पर अभी डिफाइन किया नहीं है। अब आप यहाँ पर क्या डिफाइन कर सकते हैं, जो भी हमने पढ़ा क्या, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपने एरियाज डिफाइन करने शुरू करूंगा। देखिए एरियाज कैसे डिफाइन करना है आपको ये भी ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग्स दे रहा हूं मैं, तीन स्ट्रिंग्स दे रहा हूं, यानी अलग अलग स्ट्रिंग्स मैंने यहाँ पर दी हैं फॉर ईच रो, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं क्या बोलता हूँ, पहली रो जो है उसके अंदर क्या होगा, मेरा पूरा जो पोर्शन है वो हेडर लेकर जाएगा, हेडर हेडर हेडर। और ये नाम कुछ भी हो सकता है, देखिए ये नाम जो है और ये क्लास जो है इनका भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना। यहाँ मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, मान लीजिए हेडर के लिए और मैं क्या नाम दे सकता हूँ, मान लीजिए मैं टॉप नाम दे देता हूँ, टॉप टॉप, ये दिखाने के लिए कि नाम का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। पहली रो में रहेगा मेरी टॉप टॉप टॉप, सेकंड रो में क्या रहेगा, मान लीजिए सेकंड रो में सबसे पहले लेफ्ट में आएगा साइड मेन्यू, है ना। तो उसको हम बोल देते हैं, कल किसी ने क्लास में कोई बोल रहा था बर्गर मेन्यू, है ना, तो मान लीजिए उसको हम बोल देते हैं बर्गर, है ना, जो 3 लाइन वाला होता है। अगर हम इस टाइप का कोई मेन्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको हम बोल देते हैं बर्गर। और यहाँ हम बोल देते हैं आइटम्स, आइटम्स जहाँ शूज हम लगाएंगे यहाँ हमने बोल दिया आइटम्स और आइटम्स। और लास्ट रो में मेरी क्या होगा, जो मान लीजिए फुटर जहां लगाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए टॉप हमने ऊपर लिखा है तो इसको हम लिख देते हैं बॉटम, बॉटम एंड बॉटम। तो आप देखिए पेज जो है वो सिर्फ ये देख के ही थोड़ा सा विजुअलाइज हो रहा है कि अच्छा ऊपर एक टॉप वाली आइटम आने वाली है, यहाँ बर्गर आएगा, बर्गर मेन्यू आएगा, उसके बाद आइटम्स, आइटम्स एक होगा जो अगेन दो कॉलम को स्पैन कर रहा है, लास्ट में फिर से एक आइटम है जो तीनों के तीनों कॉलम्स को स्पैन कर रहा है ना। इतना तो हमने डिफाइन कर दिया। फिर यहाँ कुछ हुआ क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं कि अभी हमने इनको यूज नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो चारों क्लासेस हमने डिफाइन की थी इन चारों क्लासेस को हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। तो मेरे को क्या करना है, डॉट हेडर
ये हुआ मेरा पहला डॉट फुटर डॉट साइड मेन्यू। अच्छा मैं एक्चुअली कॉपी कर रहा हूँ फिर पेस्ट नहीं कर रहा। डॉट शूज, है ना। और ये इन तीनों को भी हम यहाँ से हटा देते हैं, हम सिर्फ नाम कॉपी करने के लिए इनको लेकर आए थे, है ना। हमने क्या कर दिया, इनकी अपनी अपनी यहाँ पर जो आइटम जो बेसिकली क्लासेस हैं वो डिफाइन करती हैं। इसके अंदर अभी हमको सेट करने के लिए और कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। रिद्वाई जी बोल रहे हैं इट्स नॉट बर्गर मेन्यू इट्स हैम बर्गर। अब भाई हैम का बनाइए, आलू का बनाइए, है ना, बर्गर तो बर्गर है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, ग्रिड एरिया। अब आप यहाँ पर जो नाम आपने दिया था वो नाम आप यहाँ पर डायरेक्टली दे सकते हैं। देखिए नाम जो भी यहाँ पर दिया था, देखिए यहाँ पर अब कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ जो आपने नाम डिफाइन किया है वो आप यहाँ नाम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। तो हेडर के लिए हमने क्या नाम डिफाइन किया था, ऊपर नाम डिफाइन किया था टॉप। तो यहाँ पर आप हेडर के अंदर क्या दे देंगे, आप दे देंगे टॉप। तो देखिए जैसे ही मैंने हेडर को टॉप दिया, हेडर ने सडनली क्या कर लिया, हेडर ने पूरा का पूरा एरिया ले लिया है। अब हमको ये पता कैसे चलेगा, मान लीजिए जो मेरा हेडर वाला है इसके अंदर मैं क्या लगा देता हूँ, इसके अंदर मैं लगा देता हूँ बैकग्राउंड कलर, है ना। मेरे हेडर का बैकग्राउंड कलर कलर होने वाला है एक्वामेरिन। तो देखिए हेडर जो है कितना स्पेस ले रहा है, टोटल इतना स्पेस ये ऊपर ले रहा है। अगर मैं यहाँ ग्रिड एरिया टॉप नहीं दे रहा था तो क्या हो रहा था, देखिए हेडर पहले सिर्फ इतना स्पेस ले रहा था, सेकंड कॉलम फुटर के पास था, थर्ड कॉलम साइड मेन्यू के पास, है ना। तो हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, जो इसका एक्चुअल पेज साइज है उसके आसपास ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इतना हो गया, है ना। इनको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए, टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सब में एक एक और क्लास दे देता हूँ। मान लीजिए जिसका नाम हम रख लेते हैं आइटम। यहाँ भी हमने क्लास रख ली, इसमें टेक्स्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर देंगे और टेक्स्ट को थोड़ा सा सेंटर कर देंगे, है ना। तो हमने यहाँ सब में एक क्लास दे दी आइटम, और एक आइटम क्लास पहले ऊपर यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, जो बस थोड़ा सा हमको लुक बेटर दे। तो सबसे पहले यहाँ जो डिस्प्ले है उसको कर लेते हैं फ्लेक्स, सेंटर करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, है ना। तो इसमें क्या होगा, सारे के सारे टेक्स्ट बीच में आ जाएंगे। टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो बोल लेता हूँ फॉन्ट साइज मान लीजिए 30 पिक्सल्स, है ना। और बड़ा भी कर सकते हैं, 40 पिक्सल कर लेते हैं। तो देखिए हेडर फुटर साइड मेन्यू शूज अपनी अपनी जगह ले रहे हैं, है ना। और यहाँ पर कुछ डिफाइन करना है क्या, मान लीजिए कि एक बॉर्डर भी डिफाइन कर देते हैं सब में, ताकि क्लियर चीजें नजर आए। 22 नहीं भाई, 2 पिक्सल। 22 पिक्सल में तो जगह ही चली जाएगी सारी, है ना। ये देखिए सबने डिफाइन कर दिया। अभी हमको ये भी समझ आया, जैसे ही हमने बॉर्डर डिफाइन किया कि हमने कोई गैप डिफाइन नहीं किया अपने ग्रिड में, है ना। तो यहाँ ग्रिड में आकर आप गैप भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं डिफाइन कर देता हूँ गैप ऑफ 5 पिक्सल, है ना। तो अब सब में 5 पिक्सल हो गया। अभी देखिए यहाँ पर क्लियरली थोड़ा सा नजर आ रहा है कि कैसे हेडर ने बेसिकली पहली जगह ले ली, फुटर ने अगली, साइड मेन्यू ने तीसरी, शूज ने चौथी, है ना। अब मैं क्या करूंगा, जो हम यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे वो डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सबको एक एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं पहले, फुटर को भी एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, साइड मेन्यू को भी और शूज को भी। सारे एक्वा मरीन नहीं देंगे हालांकि, एक को मान लीजिए दिया एक्वा मरीन, एक को दे देते हैं कॉर्नफ्लावर ब्लू, एक को दे देते हैं कोरल। कलर चॉइसेस मेरी बड़ी पुअर है ना। आधे कलर तो मैं पहली बार इसी में देख के मुझे समझ आता है कि ये कलर भी कुछ होता है। मान लीजिए यहाँ दे देते हैं पेल ग्रीन, ठीक है। ये बेसिकली चारों कलर मेरे अभी यहाँ पर अलग अलग हो गए। अब हम साथ में क्या कर सकते हैं, जो हम पहले यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, आप यहाँ पर डिफाइन करना शुरू कर देंगे ग्रिड एरिया। तो अब हेडर मुझे पता है, ये मैं पहले से यहाँ ग्रिड टेम्पलेट एरिया में डिफाइन कर चुका हूँ कि ऊपर की तीनों जो जगह हैं वो जो भी जिसके भी नाम में टॉप होगा वो पूरी की पूरी जगह ले लेगा, है ना। तो अगर मैं हेडर में जाकर डिफाइन कर दूं क्या, ग्रिड एरिया टॉप, तो सडनली हेडर को मिल जाएगी पूरी जगह। अब क्योंकि हेडर ने पूरी जगह क्लेम की, बाकियों ने कोई जगह क्लेम नहीं की, बाकी बेसिकली नेक्स्ट 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 जगह पर फिट होते जा रहे हैं। फुटर को हमने क्या बोला है, फुटर को हमने बोला है बॉटम, तो यहां मैं क्या बोल देता हूँ, यहां मैं बोल देता हूँ बॉटम। जैसे ही फुटर को मैंने बोला बॉटम, देखिए फुटर सडनली कहाँ आ गया, तीसरी रो में आ गया, और तीसरी रो में बॉटम ने तीनों की तीनों जगह ली हुई थी। साइड मेन्यू को हम क्या बोल देंगे, साइड मेन्यू को हम बोल देंगे बर्गर। जैसे ही मैंने बोल दिया साइड मेन्यू क्योंकि आप बर्गर हैं, देखिए साइड मेन्यू आ गया लेफ्ट में। और अब शूज को हम क्या बोल देंगे, शूज को हम बोलते हैं कि आप हैं, यहाँ हमने क्या बोला था आइटम्स ना, तो शूज आ जाएगा आइटम्स में। शूज ने देखिए ये वाली पूरी जगह ले ली। अभी देखिए हुआ क्या है, जिसको हम मेन जगह देना चाह रहे थे उसने क्या कर लिया, उसने जगह सबसे कम ली। क्योंकि देखिए हाइट कितनी है, अगर मैं कंटेनर की हाइट देखूंगा तो कंटेनर ने तो अपनी कोई हाइट डिफाइन की नहीं है ना। यहाँ मान लीजिए मैं इसकी हाइट भी डिफाइन कर देता हूँ। हाइट हम डिफाइन कर देते हैं 100 VH, कि जितना भी पेज दिख रहा है उतनी आप हाइट ले लीजिए। तो जैसे ही मैंने 100 VH डिफाइन किया, देखिए क्या हुआ,
साइड मेन्यू यहाँ आ गया, हेडर यहाँ आ गया, शूज ने बाकी जगह ले ली, फुटर बीच में आ गया। तो एक पेज का अगर आपको मेन लेआउट डिसाइड करना है तो बड़े आसानी से हमने यहाँ पर कर लिया। और दूसरी बात क्या है, कोई अगर हमारा कोड पढ़ने आएगा तो बड़े इजीली सिंपली एकदम देखकर ही दिख रहा है कि अच्छा यहाँ ऊपर टॉप 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 लिया है, यहाँ बर्गर आइटम आइटम्स लिया है, नीचे बॉटम 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 लिया है। मान लीजिए कल को कोई बोलता है नहीं यार हेडर एकदम सिर्फ बीच वाले में दिखना चाहिए, पहले वाले लास्ट वाले में नहीं दिखना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए यहाँ मैं बोल देता हूँ टॉप वन टॉप वन। अभी टॉप वन किसी ने क्लेम नहीं किया है ना। अच्छा ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ व्हाट इज रॉन्ग। ब्राउजर जो है वो एक्ट कर रहा है। अच्छा ये बोल रहा है कि आपने जो प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है वो आपने कहीं डिफाइन नहीं किया। तो आई थिंक प्रॉपर्टी यहाँ आपने जो भी डिफाइन किया है उसको कोई ना कोई जगह लेना जरूरी है, वो चाहे फिर हम कोई ब्लैंक आइटम लगाकर उसको डिफाइन करें। तो ये मुझे नहीं पता था, इससे पहले मैंने ट्राई नहीं किया था। तो आप यहाँ क्या लगा सकते हैं, बेसिकली टॉप 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 लगाया तो यहाँ आ गया। बट मान लीजिए मैं यहाँ बोलता हूँ कि यार साइड मेन्यू को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, शूज को थोड़ा छोटा कर दीजिए। तो ओनली थिंग आई हैव टू डू इज कि मैं बर्गर को यहाँ पर बोल दूं कि भाई यहाँ दो में बर्गर आएगा, तीसरे में आइटम आएगा, तो सडनली क्या होगा, साइड मेन्यू बड़ा हो जाएगा, शूज छोटे हो जाएंगे। तो कौन सा कॉलम, बेसिकली कौन सा जो कॉलम नहीं सेल जिसको हम बोल रहे थे, कौन सा सेल कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, उसको ये एक विजुअल तरीका है डिफाइन करने का। अगर ये हमको सेम एग्जैक्टली पहले हमने जितनी चीजें पढ़ी उनसे डिफाइन करना होता तो हम बड़े आसानी से कर सकते थे। यहाँ पर हम बोल देते कि भाई हेडर जो है वो फर्स्ट कॉलम से शुरू होगा, विल स्पैन टू। साइड मेन्यू सेकंड से शुरू होगा, विल स्पैन वन, या कुछ भी नहीं होगा। शूज बेसिकली सेकंड से शुरू होगा, स्पैन टू, या बेसिकली स्लैश लगा लगा कर भी हम डिफाइन कर सकते थे। तो अब ग्रिड में हम देख रहे हैं सेम चीजों को करने के, सेम काम को करने के मल्टीपल तरीके हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। विच एवर वन यू प्रेफर, विच एवर वन इज बेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। या जैसे जनरली ये जो फिक्स्ड लेआउट्स हैं उन्हीं को डिफाइन करने में टोटल यहाँ पर जनरली अच्छा होता है ग्रिड टेम्पलेट एरिया। अगर थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल, यानी आपके ऐसे हैं कि नंबर ऑफ जो रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, इसी टाइप से चल रहे हैं, तो जनरली आप क्या करेंगे, नॉर्मली डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, रिपीट फंक्शन से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट एरिया जनरली कब यूज करते हैं, जब पहले से आप कोई फिक्स्ड लेआउट जो है उसको यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हो। प्रीत जी पूछ रहे हैं सर टोटल 9 एरियाज हैं इस कंटेनर में, क्या और भी एरियाज दे सकते हैं इस कंटेनर में? जी जितने भी आपको एरियाज देना चाहें आप दे सकते हैं। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक और टॉप टॉप ऐड कर देता हूँ, है ना। मैंने बोला 4 में एक्चुअली डिवाइड करना, और ये भी हमने दे दिया, और बॉटम को भी एक और बड़ा कर देते हैं, है ना। एक काम हमको और क्या करना पड़ेगा, ऊपर वालों को भी बड़ा करना पड़ेगा, है ना। अभी तो हमने क्या किया है बोल दिया, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर टेम्पलेट रो और टेम्पलेट कॉलम की वैल्यूज डिफाइन नहीं की है, वो हमने 3 3 के लिए डिफाइन किए। तो आप वहां या तो ऑटो वाला सिस्टम दे दें, है ना, जो हमने बेसिकली ऑटो रोज देखा था, या मान लीजिए मैं 100 पिक्सल और डिफाइन कर देता हूँ, है ना, कि एक और बेसिकली 100 पिक्सल का रो होगा। अच्छा रो तो हमने एक्चुअली 3 ही डिफाइन किए हैं, और नीचे हम यहाँ क्या डिफाइन कर दें, मान लीजिए 1 FR का एक और कॉलम होगा, है ना। या मैं लास्ट वाले कॉलम का साइज फिक्स दे दूं, लास्ट वाला कॉलम साइज 200 पिक्सल होगा। तो आप जैसे भी डिफाइन करना चाहें वैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप 3 करें, 4 करें, 5 करें, जितने भी आपके हैं, और जितने भी रोज है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स का कोई भी बेसिकली फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। जितना भी एरिया आपके पास है उस एरिया को आप बेसिकली एक्स क्रॉस वाई के कितने भी बेसिकली पूरी की पूरी ग्रिड में डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ जैसे हम रिपीट कर रहे हैं, ऑब्वियसली रिपीट जरूरी नहीं है, हो सकता है अगर 4/3 की है हमारी तो 12 के 12 अलग अलग चीजों को जा रहे हो, तो यहाँ 12 आप नाम डिफाइन करिए, 12 के 12 नाम आप यहाँ अलग अलग चीजों को दे दीजिए, वो नाम वहीं के वहीं अरेंज हो जाएंगे। इसका मेन एडवांटेज क्या है, जब आप जावास्क्रिप्ट से सब काम कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपका ये वाला जो ऑर्डर है ये यहाँ पर बिल्कुल मैटर करता ही नहीं, है ना। यहाँ आपको इंडिविजुअली आप एक तरह से मान लीजिए यहाँ आप डिफाइन कर रहे हैं, जो आप ऑब्वियसली पहले जो हमने तरीके पढ़े थे उनसे भी डिफाइन कर सकते थे। बट यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला जो ऑर्डर है बिल्कुल मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ बेसिकली पहले हेडर आए, फुटर आए, हेडर को मैं यहाँ से उठाकर नीचे डाल दूं, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर हमने ऑलरेडी अपनी ग्रिड के अंदर डिफाइन कर दिया है, वही ऑर्डर यहाँ पे शो होने वाला है ना। तो ये था दोस्तों हमारा ग्रिड टेम्पलेट एरिया। अब हम देखेंगे कि जब हम ग्रिड को यूज कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो ग्रिड एक्चुअली अभी तक हमने यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो सिर्फ ग्रिड यूज किया है ना। यहाँ ग्रिड भी होता है और एक दूसरा भी इसका डिस्प्ले करने का तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं इनलाइन ग्रिड। तो अब यहाँ आप एग्जांपल देखिए, हमने 2 ग्रिड कंटेनर यहाँ पर बनाने की कोशिश की है ना। एक को हम बोल रहे हैं ग्रिड और एक को हम बोल रहे हैं इनलाइन ग्रिड, है ना। सबसे पहले एचटीएमएल को समझते हैं। देखिए हमने यहाँ क्या बोला, ब्लॉक लेवल ग्रिड, हमने बाहर का क्लास दिया ग्रिड कंटेनर और उसके अंदर 6 आइटम्स दिए। उसके बाद बोला इनलाइन ग्रिड, इस बार क्लास दिया इनलाइन ग्रिड कंटेनर, फिर से 6 आइटम्स दिए। तो आइटम्स तो हम दोनों जगह बराबर दे रहे हैं।
बट आपको यहाँ पर ये समझना है कि जब हम नॉर्मली ग्रिड देते हैं तो जो बाहर वाला आइटम है यानी जो ग्रिड कंटेनर है ये किस तरह से काम करता है, बेसिकली एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह काम करता है। बट अगर आप देते हैं इनलाइन ग्रिड तो क्या करता है, आपके एलिमेंट को एक तरह से इनलाइन एलिमेंट बना देता है और उसके बाद भी आप ग्रिड रहते हैं। तो फर्क क्या होगा, देखिए जब हमने पहले वाला ग्रिड लिया तो उसने ऑटोमेटिकली पेरेंट की तरह सारा का सारा जो विड्थ है एक बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट की तरह क्या किया, सारा का सारा विड्थ कैप्चर कर लिया। ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, विड्थ पूरा का पूरा कैप्चर कर लेते हैं, हाइट सिर्फ उतनी ही लेते हैं जितनी नेसेसरी हो। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली जैसे ही हमने सिर्फ ग्रिड डिफाइन किया तो ग्रिड डिफाइन करती है, अभी तक हम भी देख रहे थे कि ग्रिड कंटेनर क्या बन जाता है, एक ब्लॉक एलिमेंट बन जाता है, क्योंकि डिव अपने आप में एक ब्लॉक एलिमेंट है। बट आप डिव डिफाइन करके ही अगर चाह रहे हैं कि नहीं ये इनलाइन की तरह चले, बहुत जगह क्या होता है बहुत छोटी टेबल कहीं दिखाना चाह रहे हैं, टेक्स्ट के साथ कोई आप ग्रिड डिफाइन करना चाह रहे हैं, यानी उसका अपना कोई स्पेस नहीं है, पेज में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, आप बेसिकली उसको इनलाइन एलिमेंट की तरह दिखाना चाहते हैं। तो आप यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले में आप ग्रिड के साथ साथ यूज कर सकते हैं इनलाइन ग्रिड। बाकी ग्रिड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये एक इनलाइन एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो ये नई लाइन पे शुरू नहीं होगा, अपनी लाइन के बाद बाकी लोगों को आने देगा और स्पेस सिर्फ उतना ही लेगा जितना इसके चिल्ड्रन को मिनिमम रिक्वायर्ड है। जैसे हाइट ये उतनी ही लेते हैं जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड है, इसी तरह से विड्थ भी उतनी ही लेगा जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड है। हमने यहाँ पर ये भी दिखाया कि अगर उसके बाद में स्पैन ऐड कर दूं, है ना, जो कि एक दूसरा इनलाइन एलिमेंट है, तो स्पैन कहाँ आ गया, इस एलिमेंट के बाद आ गया। जबकि अगर ऊपर हमने कुछ भी ऐड किया होता तो वो कहाँ आ जाता, क्योंकि ब्लॉक जो हमारी कीजिएगा जो हमारी मेन ग्रिड है, क्योंकि उसने पूरा का पूरा स्पेस ले लिया है, तो वो टेक्स्ट कहाँ आता, नेक्स्ट लाइन में आता है। इसमें इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझ आना चाहिए कि डिस्प्ले ग्रिड और डिस्प्ले इनलाइन ग्रिड दोनों ग्रिड को ही डिफाइन करने के तरीके हैं। अंदर के आइटम्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेजर डिफरेंस क्या है कि जो मेरा आउटर एलिमेंट है, आउटर कंटेनर है, वो एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह काम करेगा या वो एक इनलाइन एलिमेंट की तरह काम करेगा। ठीक बात है। अब हम देखेंगे जो हमने बेसिकली फ्लेक्स में देखी थी प्रॉपर्टीज, कि वो जो बेसिकली फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टीज हैं वो हम यहाँ पर किस तरह से यूज कर सकते हैं, है ना। हमने देखा था जस्टिफाई आइटम्स, अलाइन आइटम्स, जो अभी तक हम फ्लेक्स में यूज करते आ रहे हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप कहाँ यूज कर सकते हैं, अपने ग्रिड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। देखिए जस्टिफाई आइटम्स क्या करता था, जो ये वहां करता था वो यहाँ करेगा। जस्टिफाई आइटम्स क्या करता था, सेंटर्स आइटम्स हॉरिजॉन्टली, यानी अगर अगर आपकी आइटम्स का साइज यहाँ पर मान लीजिए डिफाइंड है या आइटम्स का साइज है, तो जो बाकी बचा हुआ स्पेस है उसमें आइटम अभी कहाँ आ रही थी, लेफ्ट कॉर्नर में लगी हुई आती थी। अभी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मेरी आइटम अभी जितना भी सेल का स्पेस है, सेल के स्पेस के अंदर मेरी आइटम कितनी बड़ी होनी चाहिए और कहाँ पे आनी चाहिए, ये आप डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग जस्टिफाई आइटम्स, है ना। तो आप जस्टिफाई आइटम्स करेंगे तो कॉलम में जितना भी स्पेस है उसके अंदर जो आपकी आइटम है वो कहाँ आ जाएगी, सेंटर आ जाएगी हॉरिजॉन्टली। एक बार इसको हम बनाकर देख लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाए। तो हम यहाँ पर मान लीजिए एक नया बना लेते हैं, नया इंडेक्स फाइल बना लेते हैं। अच्छा, इंडेक्स तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। मान लीजिए इसका नाम हम रख लेते हैं कुछ भी, temp.html। नाम इसका थोड़ा बाद में सोच लेंगे, मेरा दिमाग भी आज थोड़ा कम चल रहा है कोल्ड की वजह से। तो मान लीजिए हम देख रहे हैं temp.html, है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स। अगर हमको जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स देखना है, ओपन विद लाइव सर्वर, बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी में जैसे अभी तक हम करते आए हैं, डिव बनाएंगे एक डॉट कंटेनर, इसके अंदर हम बना लेते हैं आइटम्स, इसका नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ऊपर अब हम देना शुरू करेंगे इसका स्टाइल। स्टाइल में क्या होगा, सबसे पहले कंटेनर के लिए डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कंटेनर है मेरा ये डॉट कंटेनर। सबसे पहला तो हम डिस्प्ले देंगे, जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्प्ले विल बी ग्रिड, है ना। एंड देन हम देंगे टेम्पलेट रोज, तो ग्रिड टेम्पलेट रोज, और हम यहाँ दे देते हैं 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स,
भाई हम यही दे देते हैं, मान लीजिए 2 कॉलम या तीन कॉलम यहाँ पर बनाते हैं, मान लीजिए 100 पिक्सल्स, रिपीट लगा देते हैं यहाँ पर, रिपीट 3 टाइम्स 100 पिक्सल्स। हमने 3 बाय 3 का बना लिया है, ऊपर भी रिपीट यूज कर लेते हैं ताकि वो भी समझ आ जाए। रिपीट 3 टाइम्स 50 पिक्सल्स। ये क्या हुआ, हमने हर रो को कर लिया है सिर्फ 50 पिक्सल का, और हर कॉलम को कर लिया है 100 पिक्सल का। इनको थोड़ा सा मान लीजिए और बड़ा कर लेते हैं, इसको मैं 150 कर लेता हूँ, विच विल बी रोज, एंड और भी बड़ा कर सकते हैं, 250 कर लेते हैं। 250 कर लिया मैंने रोज, 200 कर लिया मैंने रोज, एंड कॉलम्स को हम कर लेते हैं अगेन 200, है ना। 200 बाय 200 के हमने यहाँ पर आइटम्स बना लिए। अब एक जो आइटम है इसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि हमको समझ आ जाए कि आइटम अभी स्पेस जो है वो कितना ले रही है ना। तो आइटम में हम बोल देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, या यहाँ पर हम सिर्फ अलाइन आइटम्स देते थे ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं कि हम किसके लिए दे रहे हैं। तो यहाँ बस मैं बोल देता हूँ अलाइन टेक्स्ट, अलाइन कंटेंट सेंटर। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देने की जरूरत नहीं है ना, मैंने बस बोल दिया अलाइन कंटेंट सेंटर। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, है ना। देखिए अभी क्या हो रहा है, आइटम्स जो है स्ट्रेच होती जा रही हैं, आइटम्स ने बेसिकली अपना अपना स्पेस पूरा ले लिया है बेस्ड ऑन कि यहाँ पर हमने बेसिकली जो ईच सेल का जो स्पेस है वो हमने कितना लिया है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरे आइटम्स हैं, चलिए एक बॉर्डर भी डिफाइन कर देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक जो ये सजेस्ट कर रहा है, ऊपर हम दे देते हैं थोड़ा सा गैप 5 पिक्सल्स का। तो देखिए आइटम्स मेरे यहाँ पर अलग अलग हो गए हैं, बट अभी मेरा आइटम पूरा ही इतना बड़ा है, जितना भी मेरा बेसिकली सेल का स्पेस है, पूरा का पूरा सेल का स्पेस किसने ले लिया, मेरे आइटम ने ले लिया है। यहाँ देखिए यही हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं अगर यहाँ पर ऐड करूँ जस्टिफाई आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो अब देखते हैं इससे फर्क क्या पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा जस्टिफाई आइटम्स सेंटर। जस्टिफाई आइटम्स क्या करता है, हॉरिजॉन्टली बीच में लगाएगा, तो हॉरिजॉन्टली बीच में आ गया आइटम। मैं बोल रहा हूँ अलाइन आइटम्स भी सेंटर। तो देखिए इन्होंने क्या किया, सडनली अपना जो पूरा पूरा स्पेस ले रहे थे वो स्पेस इन्होंने लेना बंद कर दिया, है ना। अब ये हमने साइज पहले थोड़ा सा बड़ा किया था, इसको अगर मान लीजिए मैं 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल कर लूँ, है ना, तो आपको थोड़ा सा ये नजर आएगा कि कितनी जगह ले रहा है। एंड यहाँ पर हम थोड़ा सा टेक्स्ट इसका बड़ा कर देते हैं, मान लीजिए मैं बोल देता हूँ फॉन्ट साइज इज 30 पिक्सल, है ना। अब देखिए हमको दिख रहा है कि मेरा, मैं कंटेनर पर भी ना एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये कंटेनर कहाँ से कहाँ गया है। बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, ये हमारा पूरा ग्रिड है जहां पर आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है। और जो आइटम्स हैं इन्होंने क्या कर लिया है, इन्होंने अपने आप को एकदम सेंटर में असाइन कर लिया है ना। तो ये कॉलम अगर आप देखेंगे तो कॉलम कहीं कहां पर होगा, कॉलम यहाँ पर बेसिकली डिवाइड हो रहे होंगे दोनों, है ना। हमने बेसिकली तीन तीन डिफाइन किए हैं, अगर मैं यहाँ 3 आइटम्स और भी डिफाइन कर दूं तो क्या होगा, 7, 8, 9। बट जैसे ही मैंने किया जस्टिफाई आइटम सेंटर, तो उन्होंने क्या किया, हॉरिजॉन्टली पूरा का पूरा स्पेस लेने के बजाय ये कहाँ आ गई, बेसिकली अपना स्पेस, इनको जितना चाहिए था उतना स्पेस इन्होंने ले लिया और सेंटर में आ गया। अब आइटम को अपना हाइट और विड्थ डिफाइन करना है तो वो कर सकती है। आइटम मान लीजिए अपनी हाइट डिफाइन कर देती है 25 पिक्सल की, तो वो यहाँ पर रिस्पेक्ट होगी, है ना। हाइट डिफाइन किया, अच्छा हमने टेक्स्ट साइज ही 30 डिफाइन किया, तो हाइट और विड्थ उससे ज्यादा डिफाइन करनी चाहिए। मान लीजिए 50 पिक्सल डिफाइन कर देते हैं, और विड्थ भी हम 50 पिक्सल यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, है ना। तो हमने इनकी अपनी मान लीजिए हाइट और विड्थ यहाँ पर डिफाइन कर दी है, बट उससे बेसिकली ये पूरे मेरे ग्रिड में कहाँ अरेंज होंगे उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ईच सेल में, हर सेल में ये कहाँ आएंगे उससे फर्क पड़, बेसिकली ये हमने डिफाइन कर दिया है जस्टिफाई आइटम से और अलाइन आइटम से। अगर मान लीजिए मैं अलाइन आइटम्स नहीं करता तो क्या होता, वर्टिकली बेसिकली ये सेंटर में नहीं आए, अब बेसिकली अपनी हाइट और विड्थ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट देखिए सेल में ये कहाँ आ गए, सेल में अभी भी वर्टिकली ऊपर से शुरू हो रहे हैं। इसका सेल खत्म कहाँ हो रहा होगा, सेल खत्म हो रहा है यहाँ पर, है ना। पर ये कहाँ है, अपने सेल में अभी भी ऊपर है ना। क्योंकि मैंने क्या किया, जस्टिफाई आइटम सिर्फ इनको हॉरिजॉन्टली सेंटर किया है। अगर मैं वापस कर दूं कि भाई वर्टिकली भी सेंटर कर दीजिए तो वर्टिकली सेंटर हो जाएंगे। अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाला हटा दूं तो अब क्या होगा, देखिए वर्टिकली तो सेंटर में है बट हॉरिजॉन्टली अपने अपने लेफ्ट से शुरू हो रहे हैं।
तो आपको बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा जो ये मैंने एक्सरसाइज किया है वो इसलिए किया है कि जस्टिफाई आइटम्स और अलाइन आइटम्स ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि आइटम्स पूरे ग्रिड में कहाँ जाएंगे। ये डिसाइड कर रहे हैं कि आइटम अपने सेल के अंदर का जो स्पेस है वो कैसे लेगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मेरा जो आइटम के अंदर का बेसिकली जो आइटम है वो पूरा का पूरा सेल ही कैप्चर कर ले, तो आपको ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये मेनली कब काम में आएगा, ये मेनली काम में तभी आएगा जब आपकी आइटम्स की अपनी हाइट और विड्थ ऑलरेडी डिफाइंड है, और वो क्या कर रही है, सेल बेसिकली बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, बट आपकी आइटम क्या करती है, सेल में एक ना एक जगह कहीं पर चिपक जा रही है जाकर। तो उस केस में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे अगर अपने आइटम को अपने सेल के भी बीच में दिखाना है तो मैं वहां पर जस्टिफाई आइटम्स या अलाइन आइटम्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक बार एक पॉज ले लेता हूँ, अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है। जी सुजीत जी। Sir, I have a doubt that what is the difference between gap property and justify items and align items? This gap property is also for a gap, putting gap between the elements. नॉट ऑल्सो, जैसे आपने बताया गैप प्रॉपर्टीज टू पुट गैप बिटवीन सेल्स नॉट बिटवीन आइटम्स, है ना। तो आपका बेसिकली मान लीजिए जैसे इंडिया में ये होता नहीं है, हमारे यहाँ तो चिपका के घर बनाते हैं, बट जैसे आप बाहर कंट्री में जाएंगे जहाँ थोड़ा स्पेस ज्यादा होता है, या हमारे यहाँ गांव में भी आप आ जाएंगे तो क्या होता है, घरों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। ये वो गैप है, पर आप घर के अंदर कहाँ रहेंगे वो डिसाइड कर रहा है जस्टिफाई आइटम और अलाइन आइटम। मतलब यानी वो जो सेल के अंदर जो स्पेस है उसके लिए हमें जस्टिफाई आइटम्स एंड अलाइन आइटम्स लगाना पड़ रहा है, और सेल के दो सेल के बीच बिटवीन जो गैप है इसके लिए वो गैप प्रॉपर्टी है, राइट? बिल्कुल। पता नहीं, मुझे हर बार जब सुजीत जी डाउट पूछते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आंसर इनको पता है ना। ये एक बार सुनते हैं हाँ। एकदम से इनको बेसिकली एग्जैक्ट नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ इनको एक्चुअली आंसर पता है। कोई बात नहीं, अच्छा अच्छी बात है। हेमंत जी आप बताइए। Hello, हाँ हेमंत जी बताइए। sir. You defined as justify item center, align items as center, यू कैन डिफाइन and अदर वैल्यूज आल्सो। या you define grid template row as repeat 300 pixels. हाँ। Justify items as center. हम्म 100 pixel means the center will be 50 pixel. You defined हम्म items as 50 pixels. हम्म Uh, each will be 25 above, 25 below in the 50 pixel center line. करेक्ट। Okay. व्हाट वाज द डाउट? अच्छा, मुझे लग रहा है मेरे एक्सप्लेनेशन में ऐड करना चाह रहे थे कि बाकी बच्चों को भी ठीक से समझ आए। सत्येंद्र जी आप बताइए। आप हाथ नहीं उठाते हैं बट माइक आपने ऑन किया है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये भी नाराज होके चले गए। नहीं नहीं सर, प्लीज नहीं सर। सत्येंद्र जी। अच्छा कोई डाउट नहीं है। मोहम्मद फैजल जी बोल रहे हैं कंफर्म करना था बस इनको। हाँ हो सकता है, चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो यहाँ आपने देख लिया जस्टिफाई आइटम्स को कैसे यूज करना है और अलाइन आइटम्स को कैसे यूज करना है। इन्हीं के भाई हमने दूसरे कौन से पढ़े थे जब हम फ्लेक्स पढ़ रहे थे। देखिए मुझे पता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कुछ समझ आ रहा होगा कुछ नहीं आ रहा होगा, बट ये मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। बाद में आपके पास नोट्स होंगे, अभी आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, जब रिवीजन करेंगे तब पढ़ेंगे तो ठीक से आप बेसिकली इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर पाएंगे, है ना। तो थोड़ी देर मेरे साथ और बियर कीजिए, खत्म होने वाला है 10-15 मिनट में, है ना। तो थोड़ा सा अगर कमर एक बार सीधी करनी है, एक घूंट पानी पीना है तो पी लीजिए, बट बेसिकली आप ये मान लीजिए रेस के एकदम लास्ट मुकाम पर हम है ना। तो थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा जस्टिफाई आइटम्स और अलाइन आइटम्स, हमने वहां पर भी फ्लेक्स में भी देखा था क्या, जस्टिफाई सेल्फ और अलाइन सेल्फ। ये किन के लिए है, ये उन बागी बच्चों के लिए है जो टीन एज में बेसिकली हर बच्चे के अंदर होता है ना कि माँ बाप जो बोल रहे हैं वो एकदम गलत, और मेरे दोस्त जो बोल रहे हैं वो एकदम सही, है ना। पर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे अलग बनने की कोशिश करूंगा। तो ये वो आइटम्स हैं जो सबसे अलग बनने की यहाँ पर कोशिश कर रही हैं, यानी इनके पेरेंट ने बेसिकली डिफाइन कर दिया सबके लिए कि हर आइटम को सेंटर में आना चाहिए। बट ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे नहीं, मैं जाऊंगा स्टार्ट में। आइटम 1 आया, बोला नहीं मैं तो स्टार्ट से शुरू करूंगा। फिर आया आइटम 2 जो बोल रहा है नहीं मैं तो एंड में जाऊंगा। फिर आया आइटम 3 जो बोल रहा है मैं सेंटर में ही रहूंगा, पर पेरेंट ने डिफाइन किया कोई बात नहीं, है ना, मैं उसके बाद भी सेंटर में रहूंगा। आइटम 4 ने डिफाइन किया स्ट्रेच, कि भाई मेरे को आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली पूरा जितना भी स्पेस है उसके अंदर स्ट्रेच कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर पहले एक कोशिश करें देखने की कि ये जो हमने सेल बनाया था किस तरह से बनाया, तो देखिए ग्रिड टेम्पलेट रो में हमने डिफाइन किया है 200 पिक्सल 200 पिक्सल।
200 पिक्सल 200 पिक्सल, यानी यहाँ पर 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ क्या है, मान लीजिए यहाँ पर हमारी रोज में पेज डिवाइडेड है, सॉरी कॉलम्स में पेज डिवाइडेड है, और यहाँ पर मेरा रोज में पेज डिवाइडेड है। ये दिस इज व्हाट आई कॉल अ स्ट्रेट लाइन, है ना। देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन डिफाइन बेसिकली बनाने की कोशिश की है। तो अब देखिए अगर 1 का आप स्पेस देखेंगे, 1 की सेल, तो 1 की सेल यहाँ पर इतनी बड़ी है। 1 की सेल ने क्या बोला, मैं वर्टिकली भी स्टार्ट में रहूंगा और हॉरिजॉन्टली भी स्टार्ट में रहूंगा। तो हॉरिजॉन्टली भी ये स्टार्ट में आ गया, सेंटर में नहीं आया, वर्टिकली भी स्टार्ट में आ गया, सेंटर में नहीं आया। तो 1 ने कहा मैं तो यहाँ से शुरू होऊंगा, मेरा पेरेंट बोलता रहे कि इंजीनियरिंग कर ले, है ना, पर मैं तो गेमर ही बनूंगा। तो ये क्या हुआ, इसने बोल दिया गेमर बनूंगा, ये आ गया एकदम स्टार्ट में, 1 बनकर आ गया यहाँ पर। आइटम 2 ने क्या बोला, आइटम 2 ने बोला पेरेंट को बोलने दो सेंटर, मैं तो एंड एंड डिफाइन करूंगा। तो देखिए 2 कहां पहुंच गया, 2 अपने हॉरिजॉन्टली भी एंड में पहुंच गया और वर्टिकली भी एंड में पहुंच गया, है ना। तो 2 बेसिकली ओवरराइड करके यहाँ पर आ गया है। 3 बोल रहा है मेरे पेरेंट ने डिफाइन किया है, वो बात नहीं मानूंगा, करूंगा वही जो पेरेंट ने कहा था। इसने अपने आप भी सेंटर सेंटर डिफाइन कर दिया, नहीं करता तो भी सेंटर सेंटर था, बट ये क्या कर रहा है, जस्टिफाई सेल्फ अलाइन सेल्फ, ये आ गया 3 बनकर सेंटर में। और 4 ने बोला पेरेंट को डिफाइन करने दो, बट मुझे आप कर दो स्ट्रेच, यानी मेरी अपनी इच्छा ऐसी है कि जितना भी स्पेस मुझे मिले उसमें आप मुझे पूरा, मेरे मेरे जो पैर है वो मैं पसार लूं। तो 4 ने क्या बोला, 4 ने बोला स्ट्रेच कर दीजिए वर्टिकली, स्ट्रेच कर दीजिए हॉरिजॉन्टली। इसने पूरा का पूरा काम स्ट्रेच कर लिया। तो ये बताना ये किस लिए है, जस्टिफाई सेल्फ और अलाइन सेल्फ, ये सिर्फ तब है जब पेरेंट ने कोई आपके लिए जस्टिफाई आइटम, बेसिकली जस्टिफाई कंटेंट या लाइन आइटम जो है वो डिफाइन किया है, और आप उसको, कोई एक इंडिविजुअल आइटम है ग्रिड में जो उसको ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है, तो बेसिकली आप जस्टिफाई सेल्फ यूज करके और अलाइन सेल्फ यूज करके उसको ओवरराइड कर सकते हैं। जी अनीश जी बताइए। हाँ, ये सर मेरा डाउट ये है, जैसे तो ऑर्डर की वजह से तो नहीं हो रहा है ना, जैसे आपने ग्रिड कंटेनर ऊपर लिखा है तो मतलब, और उसके नीचे प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया है नीचे वाले प्रॉपर्टी, जैसे आपने नहीं आइटम 1 के ऊपर। नहीं, ये ऑर्डर की वजह से नहीं हो रहा है। जस्टिफाई आइटम्स को ऑर्डर करने का तरीका है जस्टिफाई सेल्फ, अलाइन आइटम्स को ओवरराइड करने का तरीका है अलाइन सेल्फ। तो वो जस्टिफाई आइटम्स और अलाइन आइटम्स हमेशा पेरेंट में डिफाइन किए जाते हैं, और जस्टिफाई सेल्फ अलाइन सेल्फ हमेशा जो एक्चुअल आइटम्स हैं जिनके ऊपर वो पेरेंट अप्लाई करना चाह रहा था, वो अगर कभी भी इस वैल्यू को ओवरराइड करना चाहें तो वो ये कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट फ्लेक्स में भी था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ ग्रिड में भी है। ग्रिड में तो भी हमने ज्यादा इसी तरह से पढ़ा था जस्टिफाई आइटम्स अलाइन आइटम्स को, और जस्टिफाई सेल्फ अलाइन सेल्फ को। तो ज़्यादा प्रायोरिटी आप मतलब इस जस्टिफाई सेल्फ और अलाइन सेल्फ को दे रहे हैं। ये यहाँ नहीं दे रहे हैं, अगेन फ्लेक्स में भी हमने ऐसे ही दिया था। ये हमेशा मानकर चलिएगा आप, जब भी इन प्रोग्रामिंग इन जनरल, जब भी आप चीजों को डिफाइन करते हैं राइट, तो जो जितना ज्यादा जेनेरिक होगा उसकी जो प्रायोरिटी है वो उतनी ज्यादा कम होगी। जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम लें, सीएसएस को इंक्लूड करने का एग्जांपल था, है ना। अगर आपने सबसे ऊपर स्टाइल में फाइल इंक्लूड की है, उसका जो बेसिकली प्रायोरिटी है वो सबसे कम है। आपने इनलाइन स्टाइल बनाए, उनका प्रायोरिटी उससे ज्यादा है। आपने लाइन के अंदर ही बनाया, मैं उसका नाम भूल गया, उसको कौन सा बोलते थे जरा बताइए, मेरी मेमोरी तो बहुत खराब है। अगर मैं HTML आइटम के अंदर ही इंटरनल स्टाइल स्टाइल, एट्रीब्यूट, इंटरनल स्टाइल, अच्छा शायद ऊपर वाला इंटरनल होता है, जो लाइन वाला है उसको इनलाइन। इनलाइन इनलाइन बोलते हैं। इनलाइन सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, ये जनरली ऐसे में जब पूछूं तो चैट में बताना है ना, माइक पे बात पे नहीं बोलना है सबको। तो बाहर वाला है एक्सटर्नल, है ना, जो अंदर होता है वो है इनलाइन, और जो बेसिकली ऊपर हम स्टाइल टैग में डिफाइन करते हैं वो है इंटरनल। तो इनकी जो प्रायोरिटी है वो भी ऐसी चलती है। एक्सटर्नल क्योंकि सबसे जेनेरिक है, आप जनरली क्या कर रहे होंगे, बड़ी सीएसएस फाइल कहीं से भी उठाई, पूरी की पूरी फाइल इंक्लूड कर ली कि यार इसका भी मुझे एक बटन यूज करना है, इसका भी मुझे कुछ और यूज करना है। तो सीएसएस ने समझा कि वहां प्रायोरिटी कम होगी। आपने अपनी फाइल में स्पेसिफिकली ऊपर सीएसएस लिखा है, तो आप चाह रहे हैं मेरी फाइल में सब एलिमेंट्स पर अप्लाई हो, तो क्या होगा, उसकी प्रायोरिटी उससे ज्यादा होगी। आपने आइटम के पास ही जहां आइटम डिफाइन किया वहीं स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया है, तो उसको पता है ये तो आपने स्पेसिफिकली इसी आइटम के लिए डिफाइन किया है। तो पहले चाहे कुछ भी हो, तो पहले चाहे कुछ भी हो, यहां पर क्या होगा, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसी तरह ये जो ग्रिड कंटेनर ने डिफाइन किया है, ये इसने सबके लिए डिफाइन किया है, तो इसकी प्रायोरिटी कुछ और होगी। बट अगर आइटम उसके बाद कुछ और वैल्यू बोल रहा है, तो आइटम की वैल्यू, आइटम की जो प्रायोरिटी है वो उससे ज्यादा चलेगी, क्योंकि आइटम सिर्फ अपने लिए बोल रहा है, मोर स्पेसिफिक है ना। तो अनीश जी, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए दिया कि इन जनरल हमेशा ये दिमाग लगाइए, कहीं पर भी अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी कम प्रायोरिटी होगी, हमेशा ये सोचिए जो ज्यादा जेनेरिक है उसकी प्रायोरिटी कम होगी, जो ज्यादा स्पेसिफिक है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। प्रतीश जी। यार ज़्यादा जेनेरिक का मतलब सर क्या मतलब, समझे नहीं, ज़्यादा जेनेरिक का मतलब कैसे जेनेरिक का मतलब आइडेंटिफाई जैसे करेंगे। जस्टिफाई आइटम्स है तो ये सब पर अप्लाई हो रहा है, पूरे के पूरे कंटेनर पर अप्लाई हो रहा है, इसके अंदर जितने आइटम्स आएंगे उन सब पर अप्लाई हो रहा है, तो होगा थोड़ा सा जेनेरिक। स्पेसिफिक अच्छा वो है जो इंडिविजुअल आइटम के लिए डिफाइन किया है। ठीक जी है, प्रतीश जी। थैंक यू।
सर ऑन द बेसिस ऑफ ये किस चीज पे स्ट्रेच होगा, मतलब लाइक उसके पेरेंट के बेसिस पे होगा, किस चीज पे? जैसे आप यहाँ पे फोर्स का सेल जो बॉक्स बनाया है आपने। हेलो। सेल सेल उसके सेल में जितना भी स्पेस है वो अपना स्पेस वो सेल वाला ले लेगा बस। ऑलराइट। ठीक है, तो इसके जैसी जो अभी हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, जस्टिफाई आइटम्स अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई सेल्फ अलाइन सेल्फ, ऐसी और क्या है, जस्टिफाई कंटेंट अलाइन कंटेंट। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हमने पहले अगेन अगेन ये सेम फ्लेक्स वाला काम है। अब आप ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पेस जो है मेरी आइटम्स के अराउंड वो किस तरह से डिफाइन होगा। तो आप जो वैल्यूज वहां पर यूज करते थे है ना, वो सारी यहां पर भी यूज कर सकते हैं क्या, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। ड्यू टू बैड वेदर, वेदर कहां पर खराब है यार? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि टॉपिक जैसे जैसे डिफिकल्ट हो रहा है तो स्टूडेंट्स एब्सेंट हो रहे हैं, है ना। कल जब हम दोबारा जावास्क्रिप्ट शायद शुरू करेंगे तो दोबारा एक नई एनर्जी के साथ लोग ज्वाइन करेंगे। मुझे पता नहीं कहीं वेदर बहुत ज्यादा खराब है क्या, जयपुर में खराब है। जयपुर में कब से वेदर खराब होने लगा यार? जयपुर में तो गर्मी है, बस वही वेदर खराब है। पटना में भी अच्छा, हर जगह शायद मानसून विंड्स आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारे एक दो स्लाइड्स बचे हैं, हम इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट क्या कर रहे हैं, बस स्पेसिंग इन सबके बीच की किस तरह से डिफाइन होगी, ये आप बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं। अगेन बिल्कुल सेम है जैसे हमने कहाँ डिफाइन किया था, जैसे हमने डिफाइन किया था फ्लेक्स में। सॉरी, जैसे हमने डिफाइन किया था, पाकिस्तान में भी खराब करवा दो, मोहम्मद फैजल जी बोल रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है इंडिया में बैठ के कि पाकिस्तान में तो मौसम हमेशा ही खराब रहता है, अलग अलग कारणों की वजह से। चलिए कोई बात नहीं, मजाक की बात अलग है। तो जस्टिफाई कंटेंट हुआ स्पेस बिटवीन, अलाइन कंटेंट हुआ स्पेस अराउंड, है ना। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, अगेन जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, जो स्पेसिंग बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग हम देख रहे हैं वो डिफाइन करेंगे आप आइटम्स के बीच में, कि वहां बेसिकली स्पेस बिटवीन करना है आपको। अगर आपको वर्टिकल स्पेसिंग यहाँ आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे बेसिकली अलाइन कंटेंट। तो देखिए यहाँ नोट में भी क्या लिखा है, जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस बिटवीन कॉलम्स। तो ये जो कॉलम्स हैं इनके बीच में स्पेस कैसे बेसिकली बांटना है, ये देखता है जस्टिफाई कंटेंट। और रोज के बीच में क्या होगा, जो रोज के बीच का स्पेस है वो हो जाएगा वर्टिकल स्पेस, तो ये होता है अलाइन कंटेंट, है ना। तो ये आप दोनों डिफाइन कर सकते हैं, बट देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेनर में भी हाइट डिफाइन करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, कंटेनर में बेसिकली स्पेस बचेगा ही नहीं। तो एक बार मैं आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। हेमंत जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं पहले? Hello, हाँ बताइए। sir. Justify content, align content in the sense they will give the space between the rows, multiple rows which contain items. यस, Okay. ऑलराइट। तो अब हम यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पर मान लीजिए जस्टिफाई आइटम्स अलाइन आइटम्स को फिलहाल मैं यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। और हम यहाँ डिफाइन करने की कोशिश करते हैं क्या, जस्टिफाई, कौन कौन सी दो देख रहे हैं हम, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट। तो हम बोलेंगे जस्टिफाई कंटेंट, मान लीजिए हम बोल रहे हैं स्पेस बिटवीन एंड अलाइन कंटेंट स्पेस अराउंड। अभी बताइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा लाइन कंटेंट से, क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारी विड्थ है वो तो अनलिमिटेड थी, तो विड्थ तो इसने स्पेस बिटवीन डिवाइड कर दिया, यानी एकदम स्टार्टिंग से शुरू कर दिया, सारा स्पेस बीच में छोड़ दिया। अगर मैं स्पेस बिटवीन की जगह भी अलाइन कंटेंट पर ध्यान मत दीजिए, पहले जस्टिफाई कंटेंट के अलग अलग वैल्यूज देख लीजिए। अगेन जैसे बिल्कुल फ्लेक्स में चल रहा था वैसे ही चल रहा है। स्पेस बिटवीन की जगह अगर मैं दे दूं स्पेस अराउंड, तो क्या होगा, दोनों साइड भी स्पेस छोड़ेंगे, बेसिकली इस तरह से स्पेस छोड़ देंगे, इवनली कर देंगे तो क्या होगा, देखिए इन्होंने क्या किया, और पास पास आ गया, नहीं वन के इधर 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 इधर, ये बेसिकली जो हमने सेम फ्लेक्स में पढ़ा था उसी तरह से स्पेस यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। पर देखिए हाइट जो है वो इसने ऑलरेडी मिनिमम ली हुई है, क्योंकि ये क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, ऑलरेडी हाइट जो है वो मिनिमम ही रखता है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, हाइट डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने हाइट बोला 500 पिक्सल्स, है ना। तो देखिए हाइट अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, मान लीजिए हम कर लेते हैं 800 पिक्सल्स, है ना। तो हाइट अब इतना हो गया। अब देखिए क्योंकि अभी तक तो स्पेस था ही नहीं, तो बेसिकली स्पेस अराउंड का कोई मतलब नहीं था। अब जब मैं अलाइन कंटेंट दे रहा हूं, अब स्पेस अराउंड का मतलब है, क्योंकि अब मेरा हाइट ज्यादा बड़ा है और मेरे बेसिकली जो सेल्स हैं उनका जो साइज है वो छोटा है। तो मैंने जब बोला स्पेस अराउंड, तो इन्होंने बेसिकली वर्टिकली स्पेसिंग छोड़ दी, यानी बिटवीन रोज की अब हम बात कर रहे हैं, स्पेस इवनली कर देंगे
तो ऊपर स्पेस, बीच में स्पेस, इधर स्पेस, इधर स्पेस, सब बराबर हो जाएगा, है ना। तो अगेन ये बिल्कुल सेम तरह से काम कर रहा है, बस अगर यहाँ जस्टिफाई कंटेंट काम करेगा तो वो बेसिकली बिटवीन कॉलम्स देख रहा होगा, और जस्टिफाई अलाइन, सॉरी अलाइन कंटेंट बिटवीन रोज देख रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है यहाँ हमने इसको लिखा है रोज एंड कॉलम्स क्योंकि ये सही डेफिनेशन है, बट इसको याद रखने का तरीका हमेशा यही है, जब भी जस्टिफाई सोचो तो हॉरिजॉन्टल सोचो, जब भी अलाइन सोचो तो वर्टिकल सोचो। जस्टिफाई मतलब बेसिकली जो मेरे हॉरिजॉन्टल स्पेसेस हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो वो होगा कॉलम्स के बीच का डिफरेंस, कॉलम्स के बीच का स्पेस, और अलाइन कंटेंट होगा मेरे रोज के बीच का क्योंकि वो होगा वर्टिकल स्पेस, है ना। तो यही आपकी यहाँ पर जो नोट्स है उसमें भी लिखा है। ग्रिड टेम्पलेट एरियाज क्या है, CSS जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन कंटेंट इन CSS ग्रिड। तो यहाँ क्या हो रहा है, अलाइंस द एंटायर बेसिकली ग्रिड अलोंग इनलाइन रो एक्सिस, यानी अगर आप जस्टिफाई कंटेंट देंगे तो उसका क्या मतलब है, और अलाइन कंटेंट देंगे तो बेसिकली कॉलम में किस तरह से करेगा। ये सारे के सारे वैल्यूज जिसके जो हम पहले भी पढ़कर आए हैं, ये सारे के सारे वैल्यूज आप लगा सकते हैं, स्टार्ट, एंड, सेंटर, स्ट्रेच, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, है ना। जनरली हम ये 3 यूज कर रहे होते हैं, स्टार्ट, एंड, सेंटर। बेसिकली आप अलाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि मुझे स्पेस एग्जैक्टली कहाँ लगाना है। बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है चैट बॉक्स थोड़ा ज्यादा ही एक्टिव हो गया है ना। चैट में थोड़ा कम ध्यान दीजिए, पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। क्या यार, हम नहीं जानते हसीना वाजिद कौन है, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अरे दवाई चंद्र जी बोल रहे हैं बांग्लादेश मेन कर्सेस लोड शेडिंग। अच्छा, सब अपने अपने देश के लिए बता रहे हैं। अभ्यास जी बोल रहे हैं कोई नहीं जानता। अभ्यास जी आप भी बता दीजिए, यूएस में लोड शेडिंग हो रहा है या नहीं, है ना। बहुत सारे मुझे लग रहा है देश के हमारे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं अलग अलग देश में जो से पढ़ाई कर रहे हैं, और मुझे तो फिर भी यही लगता है। मैं आपको चलिए एक छोटी सी बात बता दूं, आप आईटी में देखेंगे बहुत सारे लोगों को फैसिनेशन होता है कि बाहर जाना है ना। और सबका अपना अपना चॉइस है ना। वैसे तो मैंने हैदराबाद में काम किया है, स्पेशली अगर आप देखें 2 कम्युनिटीज इनको मैंने देखा बाहर जाने का सबसे ज्यादा कल्चरल पुश है, तो वो या तो हमारे पंजाबी लोग हैं, है ना, जिनको ऐसा लगता है कि जाना ही जाना है बाहर। जो पंजाबी से मतलब एक्चुअली पंजाबी भी बहुत लोडेड टर्म है इंडिया में, क्योंकि आपको पूरे इंडिया में भी पंजाबी मिलते हैं, और जिनको पंजाबी कास्ट है, और ऐसे भी लोग हैं जो पंजाब में रहते हैं, वहाँ कास्ट कुछ भी हो। तो मैं पंजाब में रहने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, जो भी पंजाब में रह रहा है, कल्चरल पुश है वहाँ पूरे समाज में कि बाहर जाना है। और दूसरा मैंने देखा हमारे, जिनको बेसिकली स्लैंग में गुल्ट बोलते हैं, या जो हमारे तेलुगु लोग हैं, है ना, वहां भी आप जाएंगे तो यूएस जाने का इतना ज्यादा क्रेज है कि भाई सीधे बाहर जाना है। मैं थोड़ा बहुत गया हूँ अपनी कंपनी की तरफ से, थोड़ा बहुत घूमने के लिए। मुझे तो बाहर जाके ये समझ आया कि यार अपना देश सबसे अच्छा है ना। यहाँ आओ, अगर आप यहाँ डिसेंट जॉब कर पा रहे हो, आप यहाँ डिसेंट पैसे बना सकते हो, तो अपना देश बेटर है। बेसिकली अच्छी चीजों में भी, बुरी चीजों में भी, अगर आप थोड़ा डिसेंट लाइफ जी रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा ये बेटर जगह है। एनीवे बेसिकली जो लोग जहां पर भी रह रहे हैं सबका अपना अपना चॉइस है। अदर पंजाब इज कनाडा, हाँ बेसिकली मैंने कंट्रीज के नाम नहीं लिए, थोड़ा और ज्यादा वो स्पेसिफिक हो जाता है। बट हाँ, पंजाब में आप जाएंगे तो सबको कनाडा जाना है, और आप आंध्रा में जाइए या तेलंगाना में जाइए तो वहां सबको यूएस जाना है। जैसे मैंने बेसिकली एक स्टोरी शेयर भी की थी, राइट। मेरा दोस्त है तेलंगाना का, वही बोल रहा था कि हैदराबाद में मेरे 4-5 पड़ोसी नॉर्थ इंडियन हैं, मेरे 2 पड़ोसी ऐसे थे बस जो तेलंगाना वाले हैं। अभी उस सियाटल में जाके घर खरीदा, बोल रहा है मेरी गली में 10 घर हैं, 8 घर एक्चुअली तेलुगु लोगों के हैं। तो मुझे वहां जाके ऐसा लग रहा है सियाटल में कि अभी मैं हैदराबाद आ गया हूँ। हमारी सोसाइटी के बाहर बोल रहा है पहला रेस्टोरेंट खुला, हमें लगा हम भी कुछ बाहर का कुजीन जाके ट्राई करेंगे। वहां जाके देखा तो वो रेस्टोरेंट हैदराबादी बिरयानी का खुला हुआ था, क्योंकि वहां पर वही चल रहा है। मैं यहाँ पर भी आके बिरयानी खा रहा हूँ। मैं बेसिकली इंडिया में भी बिरयानी खाता था। तो ये धीरे धीरे, खैर ये इंडियंस का जोर है कि हर जगह जाके धीरे धीरे, है ना, आप जाएंगे हर जगह इंडियंस ही आपको दिखाई देंगे। तो चलिए मैं वापस इसको समराइज करता हूँ। ये तीनों के तीनों जो बेसिकली हमारे प्रॉपर्टीज हैं, ये हमने समझ लिए। जस्टिफाई आइटम्स, अलाइन आइटम्स कैसे यूज करना है, जस्टिफाई सेल्फ, अलाइन सेल्फ कैसे यूज करना है, और जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट कैसे यूज करना है। हृदय जी बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन बांग्लादेश इज लाइक फ्यू हाउसेज इन ढाका। देखिए, कोई स्टार्टिंग जो है वो हर जगह की ऐसी होती है। मैंने भी बैंगलोर में पहली अपनी स्टार्टअप में जहाँ काम किया है, वो एक्चुअली एक घर होता था, है ना। और उस घर में ही नीचे बेसिकली हमारा वो एक स्टार्टअप खुला हुआ था, 4-5 लोग हम काम करते थे। कभी बाहर बैठे रहते थे, पायदान पर बैठे रहते थे, अंदर बैठे रहते थे, ऐसे ही बस काम चलता था। सबको एक एक लैपटॉप दे दिया। इनिशियली जाके तुमको समझ भी नहीं आ रहा था कि यार ये कंपनी है भी, चलेगी नहीं चलेगी। तो आपको एक डर सा लगता है कि यार कंपनी वाला एनवायरनमेंट तो नहीं लग रहा, हॉस्टल वाला एनवायरनमेंट है यहाँ पर, कैसे चलेगा ऐसा। बट ठीक है। बहुत अच्छी बात है अभ्यास जी। तो ये हो गया। अब हमने यहाँ पर देखिए 2 प्रैक्टिस सेट बनाए मैंने स्पेसिफिकली ग्रिड के लिए। वैसे हमने कल ही ऐड कर दिए थे नोट्स में, है ना। ये आप करके आइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि कल इनको हम कवर करें, अगर ये सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो।
या बेसिकली हमारे कोर्स में हो, हमने दोनों बेसिकली प्रैक्टिस सेट ऐड किए हैं। एक जो है वो हमारा नॉर्मल लेवल का है, जो बेसिकली प्रैक्टिस सेट है। ये कोशिश करें सब लोग एक बार ट्राई करने की कि अगर ये हो जाए तो इससे थोड़ा समझ आएगा आपको। अगर मैंने थोड़ा बेसिक रखने की कोशिश की है, जितना ग्रिड हम एक्चुअली यूज करेंगे, हमने पढ़ तो सब कुछ लिया है जितना अवेलेबल है, बट जो एक्चुअली यूज होगा, जो प्रैक्टिस सेट है, उसी के बारे में है। एक चेंज जो मैं अभी कर रहा हूँ, शायद बहुत लोगों को बाद में कंफ्यूजन रह जाता है कि ठीक किया गलत किया या क्या एक्सपेक्टेशन था, तो अब हम यहीं पर जो इसका सोल्यूशन है वो भी इंक्लूड कर रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस सेट का। बट अगेन सोल्यूशन देखिएगा मत, इनिशियली पहले कोशिश करिएगा अपने आप पूरा करने की, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। और अगला क्या है, एडवांस प्रैक्टिस सेट है, अगेन इसमें भी। और एक दूसरा चेंज है, पहले हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लगाने की कोशिश करते थे, आप अगर नोट्स में अभी कोड को कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो होपफुली ये कोड आपका कॉपी हो जाना चाहिए, है ना। आपको इस कोड को लेकर बाकी ये सारे के सारे टास्क करने हैं, तो अगर आप इस कोड को लेकर करेंगे तो अभी पहले मैं स्क्रीनशॉट लगाता था, अभी मैं एक्चुअल कोड को पेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इंडेंटेशन वगैरह गड़बड़ है, बट आप भाई कोड बेसिकली अपने ब्राउजर में पेस्ट कर, सॉरी एडिटर में पेस्ट कर पाएंगे और बाकी कोड लिख पाएंगे। और इसका भी जो बेसिकली सोल्यूशन है वो उसके बाद अगले पेज पर हमने दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हमारा ग्रिड खत्म होता है, और फिलहाल के लिए हमको जितना सीएसएस पढ़ना था वो भी अभी हमने पढ़ लिया है ना। हम आगे भी सीएसएस को यूज करते रहेंगे, बाद में आके रिविजिट करेंगे, कुछ भी चीज मिस हुई होगी तो उसको एट द सेम टाइम हम कवर करेंगे। सीएसएस में जो अभी हम मेन चीजें कवर कर रहे होंगे, इसके बाद वो होगा कि हमको एक्चुअली बाहर की लाइब्रेरीज को यूज कैसे करना है, विच इज एक्चुअली मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल सीएसएस यूजेज, है ना। सीएसएस आप डिफाइन अपनी बहुत कम कर रहे होते हैं, जनरली आप बाहर से यूज कर रहे होते हैं कि बूटस्ट्रैप कैसे यूज करेंगे, टेलविंड कैसे यूज करेंगे, बाकी चीजों को आप कैसे यहाँ पर यूज करेंगे, है ना। तो हमको वही देखना है आगे बेसिकली। अच्छा, मैंने सोल्यूशन लगातार यहाँ पर लगाया हुआ है, सोल्यूशन को जरा मैं स्क्रीन से हटा देता हूँ, वरना ऐसा हो गया अभी बच्चे ना देखने में भी बेसिकली सोल्यूशन सारे देख लें। तो आगे जो अब बेसिकली जब हम रिविजिट करेंगे सीएसएस को, तो मोस्टली वी विल डू इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि बेसिकली हमको बूटस्ट्रैप को या हमको टेलविंड को कैसे अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करना है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को आप कैसे इंक्लूड करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और उसमें थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाना कि हमको बहुत ज्यादा सीएसएस अपना डिफाइन ना करना पड़े, ठीक है। तो आगे हम वो देखेंगे। बाकी हम कल से स्टार्ट कर रहे होंगे अपना जावास्क्रिप्ट। कल पहला इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, वैसे भी फ्राइडे है तो बहुत लाइट क्लास होगी, समझ आएगी अच्छे से, बेसिकली जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे। और नेक्स्ट वीक से फुल ऑन हम एकदम बेसिक से जावास्क्रिप्ट को कवर करना स्टार्ट करेंगे और जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। मैं अगेन एक बार याद दिला दूं, मैंने 2 प्रॉमिस किए हुए हैं, एक क्लास हमको रेज्यूमे के ऊपर करनी है, एक क्लास हमको गिटहब के ऊपर करनी है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसके लिए जो कंटेंट मुझे बनाना है, जो प्रेजेंटेशन बनानी है, वो मैं जल्दी जल्दी बना लूँ। वो जब भी हो जाएगी तो हम जावास्क्रिप्ट में ब्रेक लेकर बीच में कहीं भी इन दोनों क्लासेस को कवर करेंगे कि मेरे हिसाब से आइडियल रेज्यूमे किस हिसाब से बनाना चाहिए, उस पर मैं एक क्लास करेंगे। और आइडियल बेसिकली गिटहब को अच्छे से कैसे यूज करना है और गिट टूल को अंदर से कैसे समझना है, उस पर भी मैं एक क्लास कर रहे होंगे, है ना। एक हैंड रेज्ड है अनीश जी का, हाँ बताइए अनीश जी। हाँ ये सर, मतलब मुझे प्रोजेक्ट के बारे में पूछना है, HTML CSS मतलब प्रोजेक्ट। देखिए अनीश जी, मैंने पहले ये सोचा है, पर अभी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हम सिर्फ HTML CSS पर प्रोजेक्ट ना करें, क्योंकि देखिए वो जो जैसे मैंने कल भी बोला था, आप सबने बैच ज्वाइन किया है मन स्टैक सीखने के लिए, है ना। ये अगर आप बाकी कोई भी कोर्सेज देखेंगे ना, तो लोग ये मानकर चलते हैं मन स्टैक के बैच में कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आप सीख कर आए हैं, हमको सिखाना है जो MERN 4 बेसिकली टेक्नोलॉजीज हैं वो सिखाना है ना। अभी देखिए दिस इज 4th वीक डन, यानी 1 महीना हम स्पेंड कर चुके हैं। अभी हमने, है ना, 3 हफ्ते नहीं 4 हफ्ते हो गए ना, या 3 हफ्ते हुए हैं वैसे, आई थिंक 4 हफ्ते हो गए। तो अभी हमने सिर्फ बेसिकली क्या कवर किया है, HTML CSS कवर किया है। अभी जितना टाइम हमने लगाया है, शायद इतना ही टाइम अभी हमको जावास्क्रिप्ट में लग जाए, ऐसे थोड़ा सा कम टाइम लग जाए इसको अच्छे से कवर करने में। तो हाँ देखिए 4 वीक्स हो गए। तो अगर हम प्रोजेक्ट्स भी सिर्फ HTML CSS पर करने शुरू करेंगे, तो जो एक्चुअली चीजें हमको पढ़नी है मन स्टैक वाली, उनमें टाइम बहुत कम बचेगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ UI वाले प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ फ्रंट एंड वाले प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे होंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि हम कम से कम रिएक्ट का बेसिक पढ़ लें, और उसके बाद जो हम सिर्फ UI वाले प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज देख ले कैसे हम बेसिकली यूज करते हैं, बेसिकली टेलविंड कैसे यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद हम बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करें, ताकि हम एटलीस्ट रिएक्ट को भी वहां पर ठीक से यूज कर पा रहे हो। वरना होगा ये कि जो जिस चीज के लिए एक्चुअली साइन अप किया है उसके लिए टाइम बहुत कम बचेगा। सेइंग दिस, हम क्लास में प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे हैं, बट जब हमने यूट्यूब पर ये प्रोजेक्ट बेसिकली वीडियोस किए हैं, यूट्यूब पर ये कोशिश किए हैं, वहां पर भी हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, और इसके मार्केट में और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप खुद से ट्राई करिए। उसके जो भी डाउट्स हैं वो आप पोर्टल पर पूछ सकते हैं, सर ये मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, अभी हम गिट बेसिकली जल्दी पढ़ लेंगे, ये मेरी गिटहब की रेपो है, ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज इसमें हेल्प कर दीजिए, है ना। तो वो हमारे मेंटर, मैं, आपके जो बाकी क्लासमेट्स हैं, वो उसमें डेफिनेटली हेल्प कर रहे होंगे, है ना। शुभम जी, दोनों का यूज करने की हम कोशिश करेंगे, किसी प्रोजेक्ट में टेलविंड लेने की कोशिश करेंगे, किसी प्रोजेक्ट में हम बूटस्ट्रैप लेने की कोशिश करेंगे।
स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने कभी इसका नाम सुना नहीं है विदोय जी, बट रन टाइम पे ऐसे मैं चेंज करूंगा तो मुझे वैसे कंटेंट बनाने में काफी टाइम लगेगा। दिगंबर जी ने Sir, हाथ can I ऊपर किया speak? हुआ है, जस्ट पहले एक बार दिगंबर जी को मौका दे दीजिए, उनका हैंड ऊपर है, उसके बाद आपको मौका देंगे। जी दिगंबर जी। सर मेरा एक डाउट था, हाँ बताइए। एटो फिट में, ग्रिड एटो फिट वाला, कुड प्लीज ओपन दैट ऑटो फिट में, स्क्रीन? हाँ यस। हाँ बताइए। सर यहाँ पे एक्चुअली मैं रोज के लिए डिफाइन करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन बस एक ही रो अफेक्ट हो रहा है और बाकी के रोज मतलब हाइट नहीं ले रहे। बाकी देखिए, वो आपको वही करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ एफआरबी कर रहे हैं ना, आपने कंटेनर का हाइट नहीं डिफाइन किया होगा, है ना, तो ये ट्राई करना अच्छा है। आप ही पोर्टल पर पूछेगा, वहां में एग्जैक्टली जैसे बहुत सारे बच्चे कोड भी भेज रहे हैं ना, तो मैं कोड भी एडिट करके वहां पर दिखा देता हूँ। बट देखिए हाइट जो है वो ब्लॉक एलिमेंट्स में, अभी जो मुझे जितना सुनकर समझ आ रहा है, हाइट जो है ब्लॉक एलिमेंट्स में सेट होती है, यानी जितनी मिनिमम हाइट में काम कर सके उतनी मिनिमम हाइट में काम कर रहा होगा, इसलिए हाइट बढ़ नहीं रही है। आप एक बार पूरे कंटेनर की भी कुछ हाइट दीजिएगा, उसके बाद जो अंदर वाले जो रोज हैं वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो पाएंगे। बट अगेन, मेरे लिए इस ऐसे सिर्फ सुनकर कि आप क्या ट्राई करना चाह रहे हैं, आपने क्या कोड लिखा है, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होता है। आप ट्राई करिए, ठीक है पोर्टल सर। पर अपना कोड डालिएगा, मैं वहां पर डेफिनेटली सॉल्व कर रहा हूँ। ओके सर। सर और एक था, ठीक है, आपने जो बोला है कि रेज्यूमे और गिटअप के सेशन क्या वीकेंड पे पॉसिबल हो सकते हैं? वी विल ट्राई, है ना, कि अगर वो वीकेंड पर हो जाए या उनको कोई एक्सटर्नल लोग ले लें, अगर ऐसा भी चाहिए तो वो भी कर सकते ओके सर। हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर एंड करते हैं, है ना। आज हमारा सीएसएस अच्छा खत्म हो गया है। कितना टाइम बचा हुआ है? 3 मिनट बचे हुए हैं, तो अभी तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं करेंगे 3 मिनट में, है ना। उम्मीद करेंगे कल थोड़ा एक हेलो बार सर। हम ग्रुप पे भी थोड़ा सा अपडेट डाल दें। रोहित जी एक सेकंड रुकिए, ग्रुप पर भी थोड़ा सा अपडेट डाल दें, तो ताकि बेसिकली मौका मिले। जैसे मोहित जी बोल रहे हैं, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे एक्चुअली मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे पर्सनली कि सर वेंसडे भी अगर हम बीच में ऑफ कर लें, थोड़ा सा जो छूट जाता है उसको कवर करने के लिए या अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तो वी विल ट्राई कि वीकेंड हम जनरली ऑफ रखें। अगर कोई सेशन हो भी, अगर मान लीजिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वगैरह का कोई सेशन रखना है जो जनरली वीकडेज पर बिजी होते हैं, तो वो हम वीकेंड पर रख सकते हैं। बट वो जनरली सेशंस ऐसे होंगे जहां कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, आप अपने बेसिकली डाउट सॉल्व कर रहे होंगे, पूछ रहे होंगे। इन जनरल कोई डिस्कशन होगा, जनरली कोशिश करेंगे वही वीकेंड पर हो। अदरवाइज आपको थोड़ा थोड़ा गैप मिले वीकेंड्स पर, जो भी छूट गया है वो कवर करने के लिए, किसी की कोई क्लास मिस हो गई है वो कवर करने के लिए, या थोड़ा सा और डीप में चीजों को पढ़ने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स करने के लिए। रोहित जी। सर सर हमको पूछना है सर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जस्टिफाई कंटेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट सेंटर? आप एक बार एक काम करिएगा, सेशन को एक बार दोबारा देखिए, फ्लेक्स में भी देखिए। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो मैं पर्सनली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी सबका टाइम नहीं लूंगा सेम चीज को दोबारा रिपीट करने के लिए, है ना। या तो आप ये बताइए कि आपको उसमें दोनों का डेफिनेशन अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं अलग से आपको समझा दूंगा, यहाँ भी सबका टाइम नहीं लेता है ना। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।